अस्सलाम वालेकुम। हाँ दिनों रात कल के बाद पाकिस्तान की सियासत में एक भूचाल सा आया हुआ है, चूँकि खान साहब ने कल के बाद ये फैसला किया है कि वो पंजाब असम्बली को भी और केपीके असम्बली दोनों को तोड़ेंगे और उसके बाद री इलेक्शन की तरफ जाएंगे पंजाब और केपीके में। चूँकि पंजाब और केपीके 60% ऑफ पाकिस्तान है, तो वो कह रहे हैं कि 60% पाकिस्तान में हम दोबारा री इलेक्शन करवाएंगे। लेकिन हम चूँकि आज इस टॉपिक पे आज बात करेंगे, रवां हफ्ते में चूँकि वज़ीर आज़म पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब का मंगला डैम का दौरा था। वहाँ पे अप्रेजिंग के लिए उन्होंने एक इजलास भी रखा हुआ था और उसमें बाकायदा तौर पे उन्होंने खिताब किया और खिताब के दौरान उनकी और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के दरमियान में तलख कलामी भी हुई। तलख कलामी वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर कह रहे हैं कि वो कहना चाहते थे कि जो अप्रेजिंग प्रोजेक्ट है, अप्रेजिंग अगर हो रही है तो उसमें जो बाकी इश्यूज हैं, जो पब्लिक इश्यूज हैं, जो लोगों के लिए आप क्या पैकेज लाए हैं, लोग जो मुतासर होंगे उनके लिए क्या पैकेज होगा, उस पैकेज के बाद हम डिस्कस करते हैं कि अप्रेजिंग होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे तलख कलामी के बाद ज़ाहिर है उसके बाद जो सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट बात थी वो मुस्लिम लीग नून के जो तर्जमान थे अता तारड़ साहब, उन्होंने कहा कि हम वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए इस्लामाबाद दाखिला उनका ममनू कर देंगे, उनको इस्लामाबाद दाखिल नहीं होने देंगे। ये चूंकि एक बहुत ही ऐसी बात थी कि जिसपे ज़ाहिर है जितने भी रियासत जम्मू कश्मीर के लोग थे उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया इस पे। क्योंकि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर 40 लाख आज़ाद कश्मीर के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं और रिप्रेजेंटेटिव ज़ाहिर है किसी पार्टी के नहीं बल्कि पूरे जितने भी अवाम है, पब्लिक है, उन सब के रिप्रेजेंटेटिव है और पाकिस्तान में उनको रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि पाकिस्तान चूंकि ये क्लेम करता है कि कश्मीर उसकी शहर रह गया, तो अगर शहर रह गया तो शहर रह के एक उस रिप्रेजेंटेटिव को इस्लामाबाद ना आने देना, उस पर पाबंदी लगाना और उसके बाद उसके साथ में उन्होंने ये किया कि सेंटोरियस माल को बंद किया और सेंटोरियस माल को बंद करके वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर का जो पर्सनल बिजनेस था उस पर भी असरअंदाज हुए। इन दोनों टॉपिक्स पे हमने बात करनी है। एक तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इशू पे बात करनी है और दूसरा जो पंजाब असम्बली है और उसके बाद केपीके असम्बली में खान साहब ने कहा कि हम इसको असम्बली को तोड़ेंगे और उसके बाद री इलेक्शन की तरफ जाएंगे। ये दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी और इस पर भी आज हम बात करेंगे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो अदम एतमाद आज़ाद कश्मीर में कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ अदम एतमाद वहाँ पे तहरीक आएगी और अदम एतमाद होगा। लेकिन इस पर भी जो ताज़ा तरीन अपडेट ये थी कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे तनवीर इलियास साहब पे मुकम्मल एतमाद है और किसी आदमी एतमाद की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूँ। मेरे साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेरे साथ काशिफ मोहम्मद सदीक साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से। मेरे दूसरे मेहमान आसिफ शरीफ साहब जर्नलिस्ट भी हैं और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक है, वो मेरे साथ मौजूद हैं। मेरे तीसरे मेहमान कौम प्रेस जनाब सरदार अनवर एडवोकेट साहब मेरे मेहमान हैं। आप तीनों मेहमानों को प्रोग्राम में खुश आमदीद। सीधा आपसे बात शुरू करूंगा क्योंकि आज़ाद कश्मीर में इंटरनेट के इशू की वजह से मैडम रियाना ने अभी तक मुझे ज्वाइन नहीं किया। वो चूंकि आज़ाद कश्मीर का जो गवर्नमेंट का जो सरकारी तौर पर मौक़िफ़ है वो हमें देंगी, लेकिन उन्होंने अभी तक मुझे ज्वाइन नहीं किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुझे यहाँ शोएब साहब ने ज्वाइन करना है, वो भी मुझे तकरीबन मेरा ख्याल है शायद 8-10 मिनट में ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल सीधा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून चूंकि ज़ारा वफाक में गवर्नमेंट में भी बैठी हुई है, तो बिल्कुल काशिफ साहब बिल्कुल आपके पास आ जाता हूँ। क्या अता तारड़ साहब ने पाबंदी लगा दी, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर पे कहा कि हम इनको इस्लामाबाद आने ही नहीं देंगे, इन पे पाबंदी लगा देंगे। एक तो कश्मीर पाकिस्तान की शहर है, कश्मीर कह रहे हैं पाकिस्तान का हिस्सा है, लाजुम और मलजूम है, और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और इतनी बड़ी जमात पर नवाज शरीफ साहब, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब और अता तारड़ साहब ने कहा जी हम पाबंदी लगा देंगे वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर पे। क्या कहते हैं आप? जी अस्सलाम वालेकुम तीनों भाइयों को। सर, जो असल इशू हुआ है मंगला डैम को वसी करने का कोई प्रोजेक्ट था, वहां पे शहबाज शरीफ आए हुए थे एज ए प्राइम मिनिस्टर, और उन्होंने आई थिंक अमेरिका के भी कुछ लोग थे, चाइना के भी थे, तो वो एज ए स्पीच कर रहे थे, स्टार थी। उन्होंने ये अपने हमारे आजाद कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर साहब थे, आई थिंक उन्हें इनवाइट नहीं किया गया था या क्या प्रॉब्लम हुई, ये मुझे शो नहीं हुई। काशिफ भाई इंटरप्ट इसलिए कर रहा हूँ कि उनको आपने कहा इनवाइट नहीं किया गया था, क्यों नहीं इनवाइट किया गया उनको? सर ये मैं आपको ये अर्ज करने लगा हूँ कि पता नहीं किया गया है, यानी अखबारी नुमाइंदों से या टेलीविजन से, चैनल्स वगैरह से यही पता चला कि वो उनको इनवाइट नहीं किया गया था। वो ऐसे मंगला प्रोजेक्ट था जिसको वसी कर रहे थे, ये मुझे नहीं पता क्यों नहीं किया गया था। ये तो वो बता सकते हैं, क्या नाम है उनके, पाकिस्तान गवर्नमेंट बता सकती है।
उस प्रोजेक्ट के दौरान शहबाज शरीफ गुफ्तगू कर रहे थे, स्पीच कर रहे थे। मेरे हाल में आप मिसाल के तौर पे, अब हम तीनों भाई बैठे हुए हैं, मैं तकरीर कर रहा हूँ, पहले आप तीनों सुनेंगे तभी कुछ मौका दे सकती है ना। शहबाज शरीफ तकरीर कर रहे थे, उनके तकरीर के दौरान आई थिंक टीवी पे भी दिखाया गया कि 3 से 4 दफा वो उठ के खड़ा होने का जवाब देना चाहते रहे हैं। बेशक वो आई थिंक कोई ऐसी तकरीर नहीं कर रहे थे, उस प्रोजेक्ट के बारे में ही बता रहे होंगे जो बताया गया टेलीविजन चैनल पे। उनका ये काम नहीं था पहली फर्स्ट ऑफ ऑल के वो उठते या उनको एज ए स्पीच उनको उनके आगे बोलते। ठीक है, एक मजहब जो हमारा माशरा है उसमें ये अच्छा भी नहीं लगता है मेरे यार। मेरी बड़ी बात सर, मैं ठीक, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ है, लेकिन काशिफ भाई 40 लाख लोगों की नुमाइंदगी जनाब तमीर इलियास साहब कर रहे हैं, वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, इवन दो कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं। ज़रा ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक जमात है, बड़ी जमात है, वो उससे हैं, ये कोई मतलब इसमें दो राय नहीं है। लेकिन उसके बावजूद शहबाज शरीफ साहब ज़रा जिस इशू पे वो बात करना चाहते थे, शहबाज शरीफ साहब को सुनना चाहिए था ना। वो कह सर तो उन्होंने जी जी पब्लिक सर, उन्होंने 2 दफा कहा है कि मैं आपकी बात सुनूंगा, पहले मुझे बात करने दें इंशाल्लाह। फिर जब उन्होंने क्या कश्मीर के बारे में, उन्होंने क्या कश्मीर के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन मुझे जिस टॉपिक पे बात खत्म होने दो, फिर मैं आपके साथ बात करने को तैयार हूँ। आप सुन ले स्क्रीन को उठाकर। ठीक है, ये हुआ जो भी हुआ, ये हुआ गलत है, मैं ये उसको सही नहीं कहूंगा सर। लेकिन एक आपको जो एक माशरा हमारा, उसमें ऐसी चीजें अच्छी नहीं लगती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर उन्होंने चले गए हैं, फिर उन्होंने कोई दोबारा जाके कॉन्फ्रेंस भी की है हमारे तनवीर रियाज साहब ने, जो उन्होंने गुफ्तगू की, आपने उनकी तकरीर सुनी है मेरे हाल, आप उसकी मुझसे जरा देखी होगी उनके बारे में। उन्होंने बहुत ज्यादा अच्छे अल्फाज नहीं बोलेंगे। एज ए प्राइम मिनिस्टर, काफी एज के हैं माशाल्लाह, वो एज ए बिजनेसमैन है, पाकिस्तान में काफी प्रॉपर्टीज हैं, पाकिस्तान में काफी बिजनेस चला रहे हैं वो। ठीक है, मैंने कल परसों में देख रहा था प्रोग्राम, उनमें बता रहे थे कितने बिलियन, वो ये करोड़ों अरबों में नहीं है, वो खरबों में उनके कारोबार पाकिस्तान में चल रहे हैं। ठीक है, तो उस लिहाज से उनको एक ऐसी जबान, उनको लैंग्वेज गाली वाली नहीं करनी चाहिए थी। ठीक है, उसके बाद हमारे जो तारड़ साहब ने बयान दिया है वो भी अच्छा नहीं है। मैं ये नहीं कहूंगा कि उन्होंने अच्छा बयान दिया। उनको भी कि वो अच्छी फैमिली से तल्लुक रखते हैं, प्रेसिडेंट साहब का प्रेसिडेंट रहे हैं, उनकी फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनको भी ऐसी लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन उन्होंने अपना बयान दोबारा दिया, उन्होंने कहा है कि मैंने ये कहा था कि अगर हमारी ऐसी तरबियत नहीं हुई, हमारे लीडरान ने कभी हमें जिस तरह की ये लैंग्वेज यूज करते हैं, आपने खुद भी देखा है कि पीटीआई की जो लैंग्वेज है, जिस तरह वो इमरान खान साहब यूज करते हैं, जिन जिन लीडरान को मुखातब होकर बुलाते हैं, आपने देखा है इसी तरह उन्हें शहबाज शरीफ को भी बुलाया गया है। तो उस लिहाज से वो एक जज्बाती हो गए, और उन्होंने कहा कि मैंने इस लिहाज से कहा कि अगर हमारे सदर या हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हमें इजाजत दें तो हम इनको इधर क्या नाम है पाकिस्तान इस्लामाबाद के हदूद में भी दाखिल ना होने दें। ठीक है, ये गलत बात है, ये जज्बात में आकर उन्होंने अच्छी बात नहीं की। लेकिन जबकि उनके लीडर को गालियां निकाली जाएंगी, जब उनको हमारे लीडरान को जिस तरह बुलाया जाता है चोर डाकू, आप देख ही रहे हैं, ये वक्त ये इस चीजों का नहीं है, इनको संभालना है। पाकिस्तान के जो हालात जा रहे हैं इस वक्त पे इन तीनों इस टाइम पे पीपल पार्टी देखिए किस तरह इस टाइम पे वो ऐसा बयान नहीं दे रही है। ठीक है, इनको भी पीटीआई को भी ये इस वक्त इस चीज को समझना चाहिए कि नून लीग को भी समझना चाहिए कि ये इस टाइम पे इन दोनों पार्टियों को ये बयान नहीं देने चाहिए। काशिफ भाई आपके पास सवाल छोड़ के जा रहा हूँ कि क्या अता तारड़ साहब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं, ये सवाल आपके पास छोड़ के सरदार अमन साहब आपके पास जाऊंगा, क्योंकि मुझे मैडम रियाना ज्वाइन करेंगी तो सरकारी तौर पर अपना मौकफ देंगी कि क्यों इनवाइट नहीं थे वजीर आजम आजाद कश्मीर, इस तकरीर में इनवाइट क्यों नहीं किया गया था उनको। सरदार साहब, जिस तरह काशिफ भाई बता रहे हैं कि सरदार साहब ने भी जो लैंग्वेज इस्तेमाल की वो ठीक नहीं थी, तो आप क्या कहते हैं? एक तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को तकरीब में इनवाइट नहीं किया गया, उनको पता ही नहीं है कि तकरीब यहाँ पे हो रही है, उनको इनवाइट नहीं किया गया क्योंकि वो ज़रा रिप्रेजेंटेटिव हैं आज़ाद कश्मीर के लोगों को। पहला तो उनका हक था कि उनको इन्वाइट होना चाहिए था वहाँ पे। दूसरी बात यह कि अता तारड़ साहब ने कहा, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के तर्जमान है, कि उन पे हम पाबंदी लगा सकते हैं कि वो इस्लामाबाद दाखिल ना हो। तीसरी बात यह कि सेंटोरियस को जो सारा उनका जाती बिजनेस है उसको बंद कर दिया गया, उसको सील कर दिया गया सेंटोरियस को उसी दिन,
ज़रा ये आप कह सकते हैं कि उनसे जो इंतकामी कार्रवाई थी उस पर उनको बंद कर दिया गया सेंटोरियस को। इस सारे इशू में आप इसको किस नज़र से देख रहे हैं? शाहिद साहब, आपका और आपके इदारे का बहुत शुक्रिया, और दोनों दोस्तों और मेहमानों को भी मेरी तरफ से सलाम। तो मैं थोड़ी सी बात तफसील से करके तो आपको बताया कि कुछ देर के लिए मैं शायद प्रोग्राम से जाऊंगा, 15-20 मिनट के लिए, फिर वापस आ जाऊंगा। तो पहली तो बात यह है कि सियासत एक इल्म है और सियासत एक कल्चर में डेवलप होती है, और जिस कल्चर के अंदर पाकिस्तान की सियासत डेवलप हुई है और उसकी कॉलोनी जो हमारी रियासत जम्मू कश्मीर जो है, जो तकसीम है आधे हिंदुस्तान के कब्जे में और आधे पाकिस्तान के कब्जे में, उसका जो कल्चर डेवलप हुआ है 70 सालों से, वो इसी तरह का डेवलप हुआ है। और आप उसके अगर तसलसल को देखेंगे तो आप ये देखें कि मोहम्मद अली जिन्ना साहब के कत्ल के बाद, लियाकत अली खान का कत्ल के बाद, फातिमा जिन्ना के कत्ल के बाद बंगालियों के साथ क्या हुआ, भुट्टो के साथ क्या हुआ, नवाज शरीफ साहब के साथ क्या हुआ, नियाजी साहब को किसने पाला, किसने लाया, वापस शहबाज शरीफ साहब को किसने लाया, यही सिलसिला आजाद कश्मीर में चल रहा है कि आजाद कश्मीर के अंदर भी सियासी वजीर आजम नहीं होते हैं, बल्कि वो सियासी मुलाजिम होते हैं। जिस तरह पाकिस्तान का वजीर आजम GHQ का मुलाजिम होता है और GHQ अमेरिका का मुलाजिम होती है, इसी तरह आजाद कश्मीर का वजीर आजम पाकिस्तान का मुलाजिम होता है, पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की सियासी फर्मों का फ्रेंचाइज का वो सेल्समैन होता है। एक तो इस पूरे नेक्सिस को, इस एजेंटोक्रेसी को, इस मैकेनिज्म को, इस कल्चर को सियासी तौर पर समझने की जरूरत है। जहां तक ताल्लुक है तनवीर इलियास साहब के और रफीक तारिर साहब के कन्फ्लिक्ट का, और इस पूरे इनको अगर सियासी अखलाकियात के तनाजर में देखा जाए तो पहली तो बात यह कि मंगला डैम रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर बना हुआ है। पानी हमारे, डैम हमारे, लेकिन बिजली हमारी नहीं, अदालतें हमारी, कानून हमारा नहीं, स्कूल हमारे, निसाब हमारा नहीं, असेंबलियां हमारे, तो वहां के नुमाइंदे हमारे नहीं। तो एक तो पहली बात तो यह है कि वहां तनवीर इलियास साहब की मौजूदगी में वो प्रोग्राम होना चाहिए था। तनवीर इलियास साहब को वहां ना बोलाना ही इत्सल्फ एक गैर इखलाकी बात है। लेकिन अगर तनवीर इलियास साहब किसी कौम के वजीर आजम होते, वो गंडापुर साहब के या इसके इमरान नियाजी साहब के मुलाजम ना होते, तो वो किसी कौम के वजीर आजम होते और बाजुरत कौम के वजीर आजम होते, तो शहबाज शरीफ साहब क्या अगर पूरे पाकिस्तान के लीडर भी आते तो वो मंगला डैम के अंदर प्रोग्राम नहीं कर सकते थे, क्योंकि धरती हमारी है। इसलिए ये मैं समझता हूं कि वो उन्होंने अपनी खपत मिटाई वहां जाने की। उनका मकसद तो मंगला डैम की खुददारी या मंगला डैम की तोशी नहीं था, बल्कि उनको ये था कि मुझे क्यों नहीं बुलाया गया। उनका ग्रीवेंसेस ये था। और शहबाज शरीफ का शाह साहब अपनी ताकत के जूम में ये मुब्तला थे कि चूंकि अभी नए जो आर्मी चीफ आए उन्होंने उनको गोद लिया है और नियाजी साहब को जो है पुराने चीफ साहब ने गोद से उतारा है, तो उनको भी एक ताकत के जोन में मुबतला है। तो ये जंग ताकत के जोन नहीं, सरदार साहब, जो पाकिस्तान में जो सलसल हुकूमतों का चलता है, जब से पाकिस्तान बना है, एस्टेब्लिशमेंट इसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्व तो होती है। कोई ना कोई इनको लाता है, कोई ना कोई इनको छोड़ता है। ये तो नहीं कि शहबाज शरीफ साहब और सिर्फ इमरान खान साहब को ही एस्टेब्लिशमेंट ने लाया, बाकी सबको भी एस्टेब्लिशमेंट ही बात कर रहा हूँ। मैंने तो पूरी सलसल को आपको पूरा सलसल की एक तस्वीर आपको दिखा दी है कि नवाज शरीफ साहब को किस तरह का भुट्टो के कत्ल के बाद फौज ने पाला, किस तरह नवाज शरीफ साहब को वापस जलील किया, किस तरह उसको निकाला, नवाज शरीफ साहब को किस तरीके से नियाजी साहब को पाला, किस तरीके से जलील कर रहे, ये तो पूरा मैकेनिज्म आपको समझा रहा हूँ। अभी भी तो जरदारी साहब और नवाज शरीफ साहब फौज के आशीर्वाद से और फौज के दस्ते शफ़क़त से वापस आए। तो इसी तरीके से मैं जो ये तो एक पूरा सीक्वेंस है, ये एक अलग एक इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल टॉपिक है। सारे सिनेरियो में अता तारिर साहब ने कहा कि हम वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, तनवीर इलियास साहब नहीं, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को इस्लामाबाद दाखिले की इजाजत नहीं देंगे या नहीं दे सकेंगे अगर हमें शहबाज शरीफ साहब कहें। तो इस चीज में आप क्या कहेंगे कि वज़ीर आज़म भाई मेरे बात को समझें। तारिर साहब जो है वो शहबाज शरीफ साहब के नौकर हैं, शहबाज शरीफ साहब GHQ के नौकर हैं, GHQ अमेरिका का नौकर है। तो एक मुलाजिम अपने मालिक की तारीफ और तौसीफ के लिए यही कहेगा ना, मतलब वो उसकी तारीफ और तोशी और उसकी खुशनुदी के लिए वो कुछ भी कर सकता है और कुछ भी कह सकता है। तो रफीक तारिर साहब के कौन से कोई इखलाकी मीज़ान है कि उनकी इखलाकियात को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में या लिंक्डइन में पढ़ाया जाता है, और तनवीर इलियास साहब कौन से जो किसी बहुत बाजुरत और बहुत बाशऊर और बहुत इंटेलेक्चुअल किस्म के वज़ीर आज़म है। दोनों का म्यार एक ही है, रफीक तारिर साहब में और शहबाज शरीफ साहब में और क्या तनवीर इलियास साहब में कोई खास फर्क नहीं है। तनवीर इलियास साहब भी सरमायादार है,
शहबाज शरीफ साहब भी सरमायादार है, तो पाकिस्तान की सियासत सरमाया के गिर्द घूमती है, चापलूसी के गिर्द घूमती है और शख्सियत परस्ती के घूमती है, जर परस्ती और मफाद परस्ती के घूमती है। तो ये तो कौन से आवाम के नुमाइंदे हैं? आवाम तो आज भी गुर्बत और जालत का शिकार है। मेरी एक बात सुन ले। पहली तो बात है कि तनवीर इलियास साहब अरबों रुपया के खरबों रुपए के मालिक हैं और वो पैसे दे के वजीर आजम बने, ये पूरी दुनिया जानती है। वो नीलम या जफराबाद या रावलाकोट के पहले मेरी बात सुन ले, नहीं सिद्धार्थ साहब, इसका पहले मेरी बात सुन लेना, पहले उसके बाद आप जवाब की तरफ चलिएगा। वो कौन से जो वो गरीबों के या आवाम के नुमाइंदे हैं? इसी तरह शहबाज शरीफ साहब का गुर्बत के साथ क्या ताल्लुक है? शहबाज शरीफ साहब या जरदारी साहब या इमरान खान नियाजी साहब ने तो कभी गुर्बत और कभी तकलीफें देखी ही नहीं है। वो क्या शादरा या बिहाड़ी या क्या पिंडी की नाला लेके रहने वाले गरीब आवाम के नुमाइंदे तो नहीं हो सकते। पहली बात है, कार्रवाई कौन करेगा? कार्रवाई कौन करेगा? सरदार साहब वही शादरा के गरीब लोग शहबाज शरीफ साहब को वोट देते हैं। वही सर, पाकिस्तान की जो सरमायादाराना माशियत होती है या सरमायादाराना जमहूरियत होती है, उसमें इसी तरह होता है कि आवाम जो होती है वो सरमायादारों की और जर्नलों की ईंधन के तौर पे किरदार अदा करती है। इसलिए मेरा जो नुक्ता नजर है वो ये है कि पहली तो बात ये है कि सियासत के अंदर इखलाकियात का अमल दखल होना चाहिए एक, और सियासत के अंदर प्रो पीपल अप्रोच होनी चाहिए और आवाम को और आवाम के नुमाइंदों को रिस्पेक्ट होनी चाहिए। तो जिन चीजों की बुनियाद ही सरमाए की बुनियाद के ऊपर हो, एक चापलूसी और खुशामद की बुनियाद के ऊपर हो, चाहे वो शहबाज शरीफ साहब की पॉलिटिक्स हो, चाहे वो क्या इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स हो, चाहे वो तनवीर इलियास साहब की पॉलिटिक्स हो, तो वहां इसी तरह का एक्शन का रिएक्शन होगा। एक दूसरी बात यह है कि अगर मैं अब आगे की तरफ बात करना चाहूंगा, अगर तनवीर इलियास साहब अपने आप को किसी कौम का वजीर आजम समझते हैं तो वो मंगला डैम के मायदे खत्म करके नए इमरानी मायदे करें। पाकिस्तान के साथ एक नए इमरानी मायदों की जरूरत है। गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर को मिलकर कौमी हुकूमत की बात करें तो उनको भी अपने इख्तियार का मालूम है, ना ये उनको इस्लामाबाद से रोकेंगे, ना ये भी उनको। सरदार साहब, जब तनवीर इलियास साहब को इनवाइट ही नहीं किया जाता, उनको पता ही नहीं है कि यहाँ पे कोई प्रोग्राम हो रहा है, अपरेजिंग हो रही है, उसमें उनको इनवाइट ही नहीं किया जाता, तो मायदा दोबारा कैसे हो सकता है? पहली तो बात यह है कि रियासत जम्मू कश्मीर के उस हिस्से में तकरीब हो रही है जहां हमने अपने आबू अजदाद की कब्रों को डुबोकर 150-200 गांव को डुबोकर पंजाब के जो है वो इशरत कदे रोशन किए हैं, वहां की जो है वो मिलने रोशन हुई है। तो अगर वहां हमारे पूछे बगैर आके कोई वजीर आजम तकरीब करता है ऐसे गासिब या हाकम बनकर, तो उसको करने क्यों दे रहे हैं? तो अगर उसको नहीं पता है तो ये भी उसकी नाअहली है। अगर उसको नहीं पता तो ये भी उसकी नाअहली है, और अगर वो प्रोग्राम करने देता तो ये भी उसकी बुज़दिली है। साहब, अता तारर साहब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए या नहीं? मैं तो कहता हूँ कि अता तारर साहब और शहबाज शरीफ साहब और क्या तनवीर इलियास साहब, तीनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तीनों मुजरिम है, तीनों कौम के भी मुजरिम है, तीनों कौम के भी मुजरिम है, सियासी अखलाकियात के भी मुजरिम है। और शहबाज शरीफ साहब को पहली बात है पूरी कौम से माफी मांगनी चाहिए, कश्मीरी कौम से, कि भाई आपने अपने आबो अजदाद की कब्रों को डुबोकर हमारे इश्क कदे रोशन किए, आपकी अपनी शिनाख्त है। और पाकिस्तान का जो आइन है 253 सेक्शन 253, वो ये बात पाकिस्तान के आइन के अंदर मौजूद है कि रियासत जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, वो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। और दूसरी बात है कि तनवीर इलियास साहब को आजाद कश्मीर जो पाकिस्तानी ज़ेर इंतजाम कश्मीर है, उसके जो लोग हैं वो यही कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं। उनकी जो असेंबली है उसमें जो लोग मुंतखब होकर आते हैं वो इसी नारे पे मुंतखब होकर आते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। उनको आप इसीलिए वोट देते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, वो इसीलिए आते हैं। जो आजाद पहली बात तो यह है कि शाहिद साहब, पहली बात तो यह कश्मीर का जो मामला है वो यूएनओ के अंदर मौजूद है। कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है जिसको इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने तस्लीम किया। जो बंदा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा बनाना चाहता है, हम उसके जज्बात की कदर करते हैं, उसके नजरियात की कदर करते हैं, और वो बना नहीं है। और पाकिस्तान के अपने 1973 के आइन के अंदर मौजूद है 257 के अंदर कि रियासत जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। ये पाकिस्तान का आइन कहता है, ठीक है। पहली तो बात यह, ये बनेगा तो बात की बात है। दूसरी बात यह है कि रियासत जम्मू कश्मीर की अपनी एक शिनाख्त है और उसको इंडिया और पाकिस्तान ने यूएनओ के अंदर तस्लीम किया हुआ है। चौथी बात यह है कि अगर खुदा न ख्वास्ता वो बन भी जाए तो पाकिस्तान के अंदर ये काला डैम तो बना नहीं सकते, ये दूसरे डैम तो बना नहीं सकते। पाकिस्तान के पंजाब को गंदम की रॉयल्टी पूरे बाकी सूबों से लेता है, बाकी जो है वो दूसरे सूबों के अगर वो आप अपने सूबाई राइट के ले सकते हैं, तो क्या रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर पानियों का, मादनियात का, जंगलात का, वहां का इख्तियार वहां की कौम को नहीं है?
वहां के लोगों को नहीं है? क्या उनको आप अपने मुजारे समझते हैं? क्या उनको अपना गुलाम समझते हैं? काशी भाई से पूछूंगा ये सवाल, मैं काशी भाई से पूछूंगा, जो काशी भाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं आपको थोड़ी सी देर के बाद 10-1 मिनट के बाद दोबारा ज्वाइन करता हूं, तो मैं काशिफ साहब के साथ माजरत के साथ कि अगर जो बातें पॉलिटिकल नैरेटिव्स की बुनियाद पे हुई हैं तो इसका ताल्लुक जातियात के करके सियासी मैकेनिज्म के साथ है। और मैंने उसका भी जिक्र किया जिसमें फातिमा जिन्ना साहबा को कत्ल किया गया, बंगालियों का कत्लेआम हुआ, जिसमें भुट्टो को मारा गया, जिसमें नवाज शरीफ साहब को जलील किया गया। ये सारे मैकेनिज्म को इसमें किसी एक पार्टी या फर्द का नहीं बल्कि पॉलिटिकल सिस्टम को मैंने पोस्टमार्टम किया है। बिल्कुल ठीक है, आप दोबारा ज्वाइन करें, मैं काशी भाई के पास ये सवाल लेके जाऊंगा जो आपने छोड़ा मेरे पास में लेके जाऊंगा। लेकिन मैं आसिफ भाई आपके पास आ जाता हूँ। आसिफ भाई, जिस तरह मैंने सवाल सिद्धार्थ साहब के सामने रखा, काशी भाई के सामने रखा कि वजीर आजम आजाद कश्मीर इनवाइट नहीं है उस तकरीब में जो मंगला में हो रही है, मंगला अपरेजिंग पे हो रही है। फिर अगर इनवाइट नहीं है तो वहां पे वो चले जाते हैं, उसके बाद उनपे अता तारक साहब कहते हैं कि इस्लामाबाद आने पे हम पाबंदी लगा देंगे। क्या किस इस सारे जो पूरा सिनेरियो है आप किस नजर से देखते हैं इसको? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपके जो पैनलिस्ट हैं उनका शुक्रिया, आपका शुक्रिया। शाहिद साहब, थोड़ी सी चूँकि दोनों जो पार्टिसिपेंट्स हैं उन्होंने काफ़ी टाइम ले लिया बात अपनी जो आपका सवाल था उसको उसमें करने के लिए, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको माजरत के साथ, चूँकि अनवर साहब चले गए हैं, वो उन्होंने भी कुछ बातें की, मैं उसको भी रिस्पॉन्ड करना चाह रहा था, और जो मोहतरम हमारे नून लीग के साथी बैठे हुए हैं उनकी एक दो बातों को भी रिस्पॉन्ड और आपके सवाल को भी। सबसे पहले ये बात है शाहिद साहब के, सबसे पहले बात कहानी स्टार्ट कहाँ से होती है, हम वहाँ से कहते हैं ना कि जो भी मसला होता है ना उसको देखना चाहिए कि उसकी रूट्स क्या है, कहाँ से ये बात स्टार्ट हुई। आपने जो बात की कि जो मंगला डैम है जिसकी अपरेजिंग की बात हो रही है वो आज़ाद कश्मीर की टेरिटरी में आता है, और आज़ाद कश्मीर की जो स्टेट है, हमारी रियासत है, उसका वो हिस्सा है, उधर सारा सिलसिला है। उसमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जाते हैं और वहाँ पे हमारी जो एक हुकूमत मौजूद है, चाहे वो अनवर साहब ने अपनी कोई बात की है जी कि वो ये हुआ, तो वो तो एक पुरानी, वो एक ज़ाहिर है उनका एक अपना मौक़िफ़ है, अपना एक नज़रियाती हवाले से बात कर रहे हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन की उन्होंने बात की, उसी के मुताबिक हमारे आज़ाद कश्मीर की एक खुद मुख्तार हुकूमत इस वक्त जो कि कायम है, और हमारा प्राइम मिनिस्टर है, हमारा प्रेसिडेंट है, पूरा एक सिस्टम वहाँ पे हुकूमत का मौजूद है। और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे जाता है और वहाँ पे हमारे प्राइम मिनिस्टर हमारे किसी भी हुकूमती नुमाइंदे को वो इनवाइट नहीं करता। ये सबसे पहले मैं समझता हूँ कि हम कश्मीरियों के मुंह पे इससे बड़ा तमाचा है कोई नहीं। सबसे पहले मेरा अगर ये जाना है, सबसे पहले ये है कि हम कश्मीरियों को समझ क्या रहे हैं। आपने इन्होंने बात की, उन्होंने आर्टिकल गलत का निशानदेही की कि आर्टिकल 253 शायद मैं थोड़ी सी कि वो ज़रा पाकिस्तान तरीके हिसाब से थी। हाँ, मैं आपको ये मैं कह रहा हूँ ना, ये अनवर साहब ने आर्टिकल के रेफरेंस की बात की, वो 253 नहीं है, 257 है। 257 का आर्टिकल को अगर शहबाज शरीफ साहब काश या कोई भी पढ़ लेना, उनको ये पता चले कि वो उनका वहाँ पे जो आज़ाद कश्मीर की हुकूमत में उनका जो डिफाइन करता है, आपका जो आइन जो डिफाइन करता है, वो आपका जो कंट्रीब्यूशन है, आपका जो असर है, वो किस हद तक वो करता है, वो क्लियरली वहाँ पे मेंशन है, वो उसको वायलेट किया गया है। आपको अगर वही बात आपकी अभी आपकी बात की कि वो तरीके फर्ज करते हैं कि चलें ठीक है, आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, वो उनको वैसे नहीं प्राइम मिनिस्टर को नहीं बुलाना चाहते थे, लेकिन वहाँ पे अपोजिशन लीडर आज़ाद कश्मीर का वो भी हुकूमत का नुमाइंदा है, वहां पे प्रेसिडेंट जो कि पूरी उसका आज़ाद कश्मीर, उनमें से किसी को इनवाइट कर लेते। आज़ाद कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए थी वहां पे। आज़ाद कश्मीर में अपोजिशन है, आपका जो नून लीग की पार्टी का कोई, उसको इनवाइट कर लेते। ये जो पाकिस्तानी जो इस वक्त जो वो है, वो हमें भेड़ बकरियां समझ रहे हैं, हमें पता नहीं क्या समझा हुआ है इन्होंने। और फिर उसके बाद मुझे नहीं पता कि तनवीर इलियास की इंटेंशन क्या थी। इन भाई साहब ने बात की है कि उन्होंने जनाब शायद वो अपनी वो उनको इन्वाइट नहीं किया गया, हमें नहीं पता उनकी क्या वो थी, लेकिन मुझे एक बात का पता है कि उन्होंने कश्मीर के कश्मीरियों की हक की बात की है। आप यहाँ कश्मीर में बैठ के कश्मीर के पानी की तकसीम की बात कर रहे हैं और वहां पे कश्मीर का जिक्र नहीं करते। भाई साहब कह रहे हैं कि उन्होंने तकरीर खत्म कर चुके थे शहबाज शरीफ साहब, पूरी तकरीर में उन्होंने कश्मीर का नाम तक इस्तेमाल नहीं किया। सुने जी, एंड पे ये सारा कुछ हुआ है सर, एंड पे एनीवे चले कश्मीर। और उन्होंने हमें नहीं पता। आसिफ भाई ये भी एटिकेट्स के खिलाफ तो है ना तकरीर, किसी की तकरीर नहीं सुने, उसी पे आ रहा हूँ मैं देखें ग्रेजुअली उसी पे आ रहा हूँ। उसके दौरान
उन्होंने जो मुझे यही मैं कह रहा हूँ कि उनके इंटेंशन का मुझे नहीं पता। जो तनवीर इलियास वजीर आजम आज़ाद कश्मीर है, मुझे उनकी इंटेंशन का नहीं पता, उनकी नीयत क्या थी। लेकिन एक बात मैं आपको बता रहा हूँ, बीइंग ए कश्मीरी, मैं कोई नेशनलिस्ट आपको पता है उससे नहीं है, लेकिन मैं कश्मीरी हूँ। और मैं उस वक्त तक, जब तक अक़वाम मुत्तहिदा की रेजोल्यूशन के मुताबिक मुझे सेल्फ ऑफ राइट डिटर्मिनेशन का हक है, उसके बाद मैं उसके मुताबिक का फैसला करूंगा कि मैंने क्या करना है, तब तक मैं कश्मीरी हूँ। मेरा शख्स है, मेरे उस शख्स पे कोई बंदा शब खून मारेगा, और वो फिर आपने कहा है जी उसने आके बात की है कश्मीरियों की उसकी, तो मैं समझता हूँ मैं अपने तौर पे, मुझे ठीक है एटिकेट्स के खिलाफ आता है, सब कुछ आता है इसमें, लेकिन वहां पे उसने मेरे अपने नुक्ता नजर से कश्मीरियों की जो तर्जमानी की है उसने, ठीक है तरीकेकार गलत हो सकता है, शायद भाई तरीकेकार गलत हो सकता है, बिल्कुल उसमें उसका वो होता है, बाद में बात हो सकती थी। लेकिन ये जो शहबाज शरीफ ने जो रवैया अपनाया, शहबाज शरीफ ने जिस तरह वहां पे जाके हमारे कश्मीर का जो एक प्रोजेक्ट है उस पे कश्मीरियों को किसी बंदे को इनवाइट, मैं ये कहता हूं कि अगर उनको आसिफ साहब पाकिस्तानी ज़ेरे इंतजाम कश्मीर, वो इस वक्त तक जो है पाकिस्तानी ज़ेरे इंतजाम है, जरा वहां पे जितने भी इंतजामात होते हैं वो पाकिस्तान के ज़ेरे असर होते हैं और पाकिस्तान करता है। पाकिस्तान से 12 ऐसी मुंतखब सीटें हैं जो आपकी असम्बली में जाती हैं और जो हुकूमत बनाने में इम्पॉर्टेंट किरदार अदा करती हैं। उस सारे इशू को अगर आप सामने रखें तो शहबाज शरीफ साहब अगर वहां पे गए, इनडायरेक्ट गए या डायरेक्ट गए हैं, वो उनका राइट है, उनका जाना वहां पे बनता है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अगर तकरीर के दौरान बोलते हैं तो ज़रा ये एटिकेट्स के खिलाफ है, एटिकेट्स में नहीं आता, उनको तकरीर खत्म कर देनी चाहिए थी। क्योंकि अगर ये समझा जाए कि तल्ख जो हुआ है सारा मसला यहाँ से ही शुरू हुआ है, तो इस पे आप क्या कहेंगे कि अगर वो शायद साहब आपको थोड़ी सी मैं आपकी इंतहाई माजरत के साथ आपसे इख्तलाफ करूंगा कि आपने कहा जी कि 12 सीटें, ये 12 सीटें ये पाकिस्तान की 12 सीटें नहीं है, ये आपकी मकबूजा कश्मीर से जो आपके माजरीन हैं उनकी सीटें, ये कश्मीर की सीटें। काशिफ भाई यहाँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मौजूद हैं, इनसे पता कर लें कि लाहौर में रहने वाले किसी कश्मीरी को अगर पंजाब गवर्नमेंट सर्व ना करती हो, सिंध में रहने वाले किसी कश्मीरी को अगर सिंध गवर्नमेंट सर्व ना करती हो, केपीके में रहने वाले किसी कश्मीरी को केपीके गवर्नमेंट सर्व ना करती हो, आपको यह भी पता होना चाहिए कि ये जो लोग माजरीन की नशिस्तों पे जीत के जाते हैं कि पाकिस्तान की असम्बली में भी आके बैठते हैं, वहां पे भी जाके बैठते हैं, ये पाकिस्तान में भी अपना कोटा लेते हैं, वहां पे भी जाके अपना कोटा लेते हैं। देखें इस प्रोसेस पे तो आप बात कर सकते हैं, ये जो उनका प्रोसेस है, लेकिन मैं आपको उसकी जो एक्चुअल सिचुएशन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हमारा उसमें वो क्या रहा है, वो तो शायद भाई होना क्या चाहिए, ये तो बहुत सी चीजें हैं। आसिफ साहब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, कनाडा में जो लोग कश्मीर के रहते हैं उनको क्या कैनेडियन गवर्नमेंट सर्व करती है या नहीं करती? क्या उनके लिए कश्मीर से वजीफा आता है? नहीं आता। तो फिर पाकिस्तान में क्यों? काशिफ भाई, ये जो आसिफ भाई बात कर रहे हैं, एक तो ये सवाल भी आपके पास लेके जाऊंगा कि आसिफ भाई जिस तरह कह रहे हैं कि जरा कश्मीर में, क्योंकि बहुत सारे कश्मीरी ऐसे हैं जो लाहौर में परमानेंट सेटल्ड हैं, लाहौर में ही रहते हैं, और वो लाहौर से चूंकि मुंतखब होकर आज़ाद कश्मीर असम्बली में भी जाते हैं और पंजाब असम्बली में भी जाते हैं, दोनों असम्बली में जाके बैठते हैं वो ये जो कश्मीरी हैं, दोनों अतराफ में जाते हैं। तो इस मतलब एक तो वो दोनों अतराफ में जाके बैठते हैं, और दूसरी बात ये कि अता तारर साहब के खिलाफ कार्रवाई का मैंने आपसे पूछा था। तीसरी बात जो सरदार अमर साहब ने कही आपके सामने कि ज़ारा जो डैम बनना था वो वहाँ अगर मंगला में बन रहा है तो वहाँ पे आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लेना जरूरी था। तो क्या कहते हैं? 3 सवाल है आपके पास। सबसे पहले सर मैं दोनों भाइयों की रिस्पेक्ट करता हूँ। मैं एज ए पाकिस्तानी, एज ए कश्मीरी, जब आप ये सबसे पहले आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में ही कह दिए कश्मीर पाकिस्तान की शाहरग है, जब पाकिस्तान की शाहरग है, मैं इसको नहीं मानता, मैं इसको नहीं मानता, मैं बड़े इतनी मुझे कश्मीर का नॉलेज तो नहीं है, लेकिन बी एज ए पाकिस्तानी मैं यही कहूंगा सर, हमें बी ए पाकिस्तानी बनना पड़ेगा पहले तो ना। ठीक है, आप बार बार कह रहे हैं कि हमारा हक था, ये पाकिस्तान का हक कहें तो फिर मैं मानता भी हूँ। मंगला डैम है, मुझे इसकी इतनी हिस्ट्री नहीं पता, ये पता है कि एक साइड पे पंजाब आ जाता है, दूसरी साइड पे जो असल सारे इलाके जो वो है वो तकरीबन कश्मीर के इलाके हैं, मैं उस पर कोई ऐसा नहीं करता। लेकिन कश्मीर जब है ही पाकिस्तान, आप जब कह रहे हैं शाहरुख है, तो फिर इस पे हम बहस कर नहीं सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल शहबाज, मैंने आपको पहले कहा मुझे कश्मीर पे नॉलेज नहीं है इतना, लेकिन मैं बी एज ए पाकिस्तानी सोचूंगा, बी एज ए कश्मीरी नहीं कहूंगा।
काशिफ भाई थोड़ी देर के लिए अगर मैं आपसे एग्री भी कर जाऊं कि कश्मीर पाकिस्तान की शहर है, तो क्या अगर बलोचिस्तान में कोई प्रोजेक्ट शुरू होता है तो वजीर आजम पाकिस्तान बलोचिस्तान जाते हैं, तो क्या बलोचिस्तान गवर्नमेंट को ऑन बोर्ड लेते हैं या नहीं लेते? अगर बिल्कुल होना चाहिए सर। अगर ये लेते मैंने आपको इस चीज देखे, मैंने आपको पहले कहा कि क्यों नहीं बुलाया गया, ये चीज गलत है। मैंने आपको पहले कह दिया एज ए वर्कर मैं उनका अपनी पार्टी का तो मौकफ नहीं दे सकता, लेकिन एज ए वर्कर मैं ये जरूर कहूंगा, जब वो कश्मीर भाई साहब तो कह रहे हैं कि मैं इसमें मौकफ पे कायम ही नहीं हूं, मैं इन पे बहस नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये सिर्फ ये कहूंगा भी एज ए पाकिस्तानी, अगर ये इस टाइप की ये पॉलिसी अपनाई गई है कि वो आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर थे, उनको इनवाइट करना चाहिए था। लेकिन अगर एज ए उन्होंने मंगला डैम की कोई ऐसी प्रेजेंटेशन की है कि हो सकता है उनको ना पता चला हो, मे भी पॉसिबल है कोई ऐसी वजूहत हो, मुझे नहीं इस वजूहत का पता, ये तो गवर्नमेंट का नुमाइंदा को सही बता सकता है सर किस वजह से उनको नहीं बुलाया गया। हमें जज्बात देखिए सर, आपकी बात को आपने पंजाब में कहा है, मैं सबसे पहले हमारा लीडर भी कश्मीरी है, फिर अगर ऐसी बात हो, नवाज शरीफ ने कितनी दफा कहा मैं कश्मीरी हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ बात करूंगा, आप सर उस पर गौर फरमाएं कि हम पाकिस्तानी भी एज ए पाकिस्तानी है, हमें एज ए कश्मीरी नहीं एज ए पाकिस्तानी आप रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। आपकी मैं दोनों भाइयों से इस बात पे एग्री नहीं करता, हमें पाकिस्तान के लिए आवाज उठानी चाहिए। अगर गलत हुआ है आपके इलाकों के साथ, फॉर एग्जाम्पल आप कह रहे हैं कि इनको पानी का हक था, कि जो सारा हमारी नस्लों ने क्या नाम है बहुत कुर्बानियां दी हैं, जिसकी वजह से मैं इसकी इतना उसका वो नहीं जानता इनकी माजी वगैरह, लेकिन मैं ये आपकी बात पे एग्री करता हूँ सर, आप लोग आपके लोगों ने बहुत कुर्बानियां दी हैं पाकिस्तान के लिए, ठीक है, पंजाब को खड़ा किया, मैं ये भी आपकी बात मानता हूँ। लेकिन आप भाईजान की भी बात, अजीज भाई ने भी यही कहा है कि पंजाब में जब खड़े होते हैं इलेक्शन में, वो एज ए कश्मीरी रिप्रेजेंट नहीं करते, एज ए पाकिस्तानी करते हैं। बाकी रहेगी 12 सीटों की, वो भी पाकिस्तान, वो भी कश्मीरी का एक उनका एक स्ट्रक्चर है, 12 सीटें शुरू से वो रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में आबाद है। आपकी बात सही है, मुहाजिर है वो, कश्मीरी है, मैं उस पर डिसएग्री नहीं करता सर मैं डिसएग्री नहीं करता। ठीक है काशिफ जी, काशिफ भाई जो लाहौर में कश्मीरी आबाद हैं, जो वहीं से जीत कर पंजाब असेंबली में जाते हैं, पाकिस्तान असेंबली में जाते हैं, क्या उनको पंजाब गवर्नमेंट वहां पे सर्व नहीं करती, पंजाब गवर्नमेंट उनको वहां पे राइट्स नहीं देती? तो वो बिल्कुल राइट्स मिलती है, बिल्कुल राइट्स मिलती है, केपीके में भी राइट्स मिलती है, सिंध हुकूमत में भी मिलती है, हर चीज नॉर्मल है, वो एज ए कश्मीरी है, लेकिन वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं ना सर। ये देखिए वो एज ए कश्मीरी है, वो आजाद कश्मीर, जिस तरह भाई कह रहे हैं बार बार कि हम पहले बात वो कहते हैं कि हम मानते ही नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं इस चीज को नहीं कहूंगा, ये हमें अपने जज्बात से नहीं, हमें ठीक है आपका जज्बात आपके अंदर है, आपको ज्यादा मुझसे बता, मैं ये इस चीज पे बहस नहीं कर सकता। मैंने आपको पहले क्या, मैं मदद खाऊं, मैं आपकी तरह कश्मीर के बारे में इतना नॉलेज नहीं रखता, मैं एज ए पाकिस्तानी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है, एज ए कश्मीरी जिस तरह आप कर रहे हैं सर, आपको जितना नॉलेज है कश्मीर के बारे में, आपने जो तकलीफें देखी हैं, जो कुछ देखा है दोनों भाइयों ने, मैं उससे डिसएग्री भी नहीं कर सकता सर। मैं आप लोगों के आपके मौक़िफ़ की तायीद भी नहीं कर सकता और उसकी मुनाफी भी इस लिहाज से नहीं कर सकता। अता तारड़ साहब के खिलाफ कार्रवाई पे क्या कहते हैं आप? सर अता तारड़ साहब ने दोबारा उनका देखें, उन्होंने ये कहा है कि अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब या हमारी लीडरशिप इजाजत दे तो हम इन्हें इस्लामाबाद में भी आने की इजाजत ना दें, अगर हमारी, लेकिन साथ उन्होंने कहा कि उनकी हमारी तरबियत में बहुत फर्क है। जब एज ए आजाद कश्मीर प्राइम मिनिस्टर ये गालियां और गलोच ऐसी गालियां मैंने उस दिन स्पीच सुनी है, बल्कि लास्ट में उन्होंने बताओ क्या क्या, आप खुद देखें स्पीच सुने, वो कहते हैं इससे अच्छा तो नवाज शरीफ है, कम से कम वो इस तरह का तो नहीं है। आप देखें तकरीर उसकी तनवीर लिहाज साहब की, एज ए रिस्पेक्टेबल, मैं फिर भी उनको कोई ऐसा, हमारे लीडर है, जब हमारे लीडर को इस तरह की गाली गलौज दी जाएगी, आप सुने उसकी पूरी तकरीर ना तनवीर लिहाज साहब की, तो फिर एज ए वर्कर, वो भी एज ए वर्कर है, ठीक है, ऐसे अगर देखा जाए उन्होंने गलत किया है, क्योंकि एक अच्छी फैमिली से, रफीक तारड़ साहब की फैमिली से बिलोंग करते हैं, बाकी ना भी करते हो, हमें एज ए कौमियत एक दूसरे की रिस्पेक्ट को मद्देनजर रखना पड़ेगा सर, मैं ये नहीं कहूंगा। लेकिन भाईजान ये जो उन्होंने किया है उस लिहाज से उन्होंने उनका जवाब दिया है। तारड़ साहब ने कहा है कि अगर हमारी लीडरशिप इजाजत देती तो हम इनको ऐसा ना करने देते। वो एज ए पाकिस्तानी नहीं है, एज ए वर्कर उन्होंने कहा, एज ए गवर्नमेंट नहीं कहा होगा मेरे हाल में, क्योंकि एज ए गवर्नमेंट, अगर एज ए गवर्नमेंट का है तो बाकी आपकी बात है वो मुजरम है। फिर अगर एज ए पाकिस्तानी गवर्नमेंट कहते हैं वो, तो मैं आपके साथ हूँ सर, वो हक रखते हैं। लेकिन वो जज्बात में आ गए, जिस तरह
जिस तरह पीपल पार्टी के या इमरान खान के खिलाफ कोई बात नहीं सुनते अपने लीडरशिप के बारे में, इसी तरह हमारे लीडरशिप को कुत्ता बिला कहा जाएगा। आप उसकी तकरीर सुन लेना, आप कहेंगे वाकई इनमें वो वाली प्राइम मिनिस्टर वाली बात ही नहीं है। दूसरा आप देख लें, उनकी ऐसी लीडरशिप है, उनके अपने लोग उनके खिलाफ हुए हैं। आप खुद ही कह रहे हैं क्या अदम एतमाद की तैयारी हो रही है, जब उनके लीडर जो ऐसे आदमी आजाद कश्मीर में बिठाया जाएगा। भाई साहब ने भी फरमाया कि जिस तरह वो बता रहे हैं कि जिस तरह बिठाया जाता है गवर्नमेंट को, जिस तरह उनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है, आप सब जानते हैं उनकी पॉलिटिक्स क्या है, मुझसे ज्यादा जानते होंगे वो किस फैमिली से बिलोंग करते हैं। सर काशिफ भाई मुझे मियां शोएब साहब ने मुझे ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मैं उनका मौक़िफ़ ले लूं, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर आज़म है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं और आज़ाद कश्मीर के 40 लाख लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। मियां साहब प्रोग्राम में आपको खुशामदीद। मियां साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर आज़म को, जो आज़ाद कश्मीर के वजीर आज़म है, उनके लिए मुस्लिम लीग नून नेता तारड़ साहब कहते हैं कि उनको हम तो इस्लामाबाद दाखिल ही नहीं होने देंगे। क्या कहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वजीर आज़म, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो तो उसको इस्लामाबाद नहीं आने देंगे? जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सब दोस्तों को वेलकम जी। मैं समझता हूँ कि ये जो जहनीत है किसी को दाखिल ना होने देने की, ये जमहूरी रवायात जो हैं उनके ख़िलाफ़ है, क्योंकि इनका जमहूरियत से कभी भी कोई तल्लक नहीं रहा। ये हमेशा फ़ौज के ज़रिए ही इक़्तिदार में आए हैं, जैसे इस दफ़ा फ़ौज के ज़रिए इक़्तिदार में आए हैं, तो इसलिए इन्हें बिल्कुल इस चीज़ का एहसास नहीं है कि ये कश्मीरी जो अवाम है उनको इस चीज़ से कितनी तकलीफ़ हुई है कि उनका एक मुंतखब वज़ीर आज़म, उसको ये धमकी लगाई जा रही है। और सिर्फ उसका कसूर क्या है, उसने कोई सवाल पूछा है। भाई साहब, आप इतने छोटे से सवाल पूछने पे इतनी गलत ज़बान इस्तेमाल करेंगे और 40 लाख कश्मीरियों के वोट लेके आने वाले बंदे के ख़िलाफ़ आप ऐसी हर्जा-रसाई करेंगे तो इसका नतीजा क्या निकलेगा? आप कश्मीरियों को अपने खिलाफ करेंगे। तो मैं तो ये समझता हूँ कि ये नून लीग के भी वर्कर्स को ज़ाती तौर पे उनकी इस बात की मजम्मत करनी चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि अगर नून लीग के एक बंदे ने एक बात गलत कर दी है तो सब ने कहना नहीं उसको डिफेंड करना है। अगर गलत बात उनके मुंह से निकली है उन्हें माजरत करनी चाहिए। और मेरा ख्याल है ये सबका मुल्क है, ये कश्मीरियों का भी उतना ही मुल्क है जितना पंजाबियों का या किसी और नस्ल का। तो हम सब पाकिस्तानी हैं। मेरे ख्याल में कश्मीरियों के साथ ये जो ज्यादती हुई है इसकी शहबाज शरीफ को भी माफ़ी मांगनी चाहिए और नून लीग के हर वर्कर को इसे डिफेंड करने की बजाय बल्कि इसके खिलाफ आवाज़ बुलंद करनी चाहिए कि कोई भी पार्टी अगर जीत के आती है और उनका वज़ीर आज़म, मुंतखब वज़ीर आज़म इस्लामाबाद में आता है तो उसके खिलाफ ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल नहीं की जानी चाहिए। बिल्कुल मियां साहब, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही बात आपने कही कि ज़ाहिर 40 लाख लोगों का वज़ीर आज़म था, सिर्फ तहरीक इंसाफ का वज़ीर आज़म नहीं था बल्कि 40 लाख लोगों का नुमाइंदा था। उसके लिए आता तारड़ साहब कह रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म है, उसको हम इस्लामाबाद नहीं आने देंगे। इस पे अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आता तारड़ साहब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए तो क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल में अता तारड़ के खिलाफ तो काफ़ी सारी कार्रवाइयाँ तैयार हैं। वो सिर्फ एक नून लीग की नहीं बल्कि वो शरीफ ख़ानदान की नुमाइंदगी करते हुए ऐसी गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करते हैं। और नून लीग में अच्छे लोग भी हैं, बहुत सारे मुदब्बर लोग हैं, बहुत सारे बेहतर लोग भी हैं, लेकिन सिर्फ शरीफ फैमिली के लिए इस किस्म की इस जगह पे चले जाना और ऐसी ज़बान इस्तेमाल करनी, मेरे ख्याल में ये बहुत नामुनासिब है। और ये तारड़ साहब जो हैं ये जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं आप सबको पता है, इनके दादा जान जो कारनामे अंजाम दे चुके हैं पाकिस्तान की सियासत में और पाकिस्तान की अदलिया को बदनाम करने में। तो मेरा ख्याल है कि ऐसी नस्ल से ऐसी ही ज़बान की जो है तवक्का की जा सकती है। और मैं समझता हूँ कि इस बंदे के बारे में बात करना भी जो है मैं तो अपनी हद तक फील करता हूँ, क्योंकि एक सियासी कारकुन के नाते सियासी कारकुनों को एक दूसरे की इज्जत का ख्याल करना चाहिए। और अगर किसी से कोई गलत बात होती है, अगर पीटीआई वाला भी कोई गलत हरकत करता है तो हम उसको हमेशा कंडेम करते हैं। अगर कोई गलत बात करता है तो ऐसे ही मैं नून लीग के भी दोस्तों से कहूँगा कि उस बंदे ने कश्मीरियों की हद तक की है और कश्मीरी अवाम के वोट की हद तक की है। और इस बेइज्जती पे मेरा जो ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब को खुद चाहिए था कि वो सामने आते और सामने आके अपने इस वर्कर का खुद वो मुंह बंद करते, क्योंकि ऐसे जो लोग हैं वो बदनामी का बास बनते हैं। और इसका नतीजा ये निकलता है कि कश्मीरी जो हैं वो पाकिस्तान से दूर होते जा रहे हैं। और अगर इंडिया वाले यही बात उठाते हैं अपने चैनल्स पे, आपको बहुत तकलीफ होती है देख के कि जी पाकिस्तान वाले खुद अपने कश्मीरी भाइयों के साथ ये कर रहे हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हम सब पाकिस्तानी हैं, बहुत दूर नहीं जाना चाहिए। और अगर किसी बंदे से कोई सवाल हो गया, और सवाल भी किससे हुआ है आप अंदाज़ा लगाएं कि वो जिस किस्म का इंसान है शहबाज शरीफ, अगर उसमें थोड़ी सी भी अकल होती
उसे चाहिए था कि उसी वक्त बड़े प्यार और मोहब्बत के साथ ऐसी बात आगे से करता कि उनके पास कोई बात ना रह जाती करने के लिए। लेकिन क्योंकि इसके लिए सियासी विजन की जरूरत है और अकल की जरूरत है, और अकल का और नून लीग का तो दूर दूर का वास्ता नहीं है। मैं इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। मेरा ख्याल है उन तारड़ साहब को खुद चाहिए कि वो इस पे माजरत करे, और शहबाज शरीफ को भी चाहिए कि वो पूरी कश्मीरी कौम से माफी मांगे। बिल्कुल ठीक है मियाँ साहब, चूंकि आप अपनी बात कर रहे हैं तो कंटिन्यू आपसे यहाँ से करवाऊंगा कि चूंकि अभी सारा नून लीग ने आज़ाद कश्मीर में तहरीक अदम एतमाद के लिए भी कहा कि तनवीर इलियास साहब ने ये ज़रा बड़ा जुर्म किया है तो हम इनके खिलाफ अदम एतमाद लाएंगे। लेकिन साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि मुझे पूरा एतमाद है तनवीर इलियास साहब पे, यही वज़ीर आज़म रहेंगे। तो क्या अदम एतमाद होगी आज़ाद कश्मीर में, कामयाब हो सकती है अदम एतमाद? देखें जी, ये शौक से लेके आए, कश्मीरी अवाम का जो वोट है वो पीटीआई के साथ है। कि कश्मीरी अवाम ने बलदियाती इलेक्शन में भी बाकी सारी पार्टियों के इस जो है गठजोड़ के बावजूद कश्मीरी अवाम ने बलदियाती इलेक्शन में भी पीटीआई को ही चुना है। और मैं समझता हूँ इन्हें ये अपना शौक पूरा कर लेना चाहिए। अगर ये समझते हैं कि लोगों को खरीद के और लोगों की बोलियां लगा के ये तब्दीली ले आएंगे तो ऐसी तब्दीली जो है वो इनके खिलाफ ही जाएगी। जैसे ये पाकिस्तान की नेशनल असम्बली में तब्दीली लेके आए हैं लोटों के जरिए, उसका नतीजा क्या हुआ कि खान साहब का ग्राफ जो है वो कहां से कहां चला गया है। मैं ये समझता हूं कि जो भी एक कश्मीरी अवाम के वोट के खिलाफ करेंगे उससे खान साहब के हाथ मजबूत होंगे। जितना ज्यादा ये गंद करते जाएंगे उतना ही ज्यादा पीटीआई को फायदा होगा। और ये शौक पूरा करें अपना आजाद कश्मीर पे लाने का, तो इंशाल्लाह इन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। शोएब साहब आप मेरे साथ रहे। आसिफ भाई, ये जो पंजाब असम्बली में कल खान साहब ने पंजाब असम्बली में वज़ीर आला परवेज इलाही साहब को भी सामने साथ बैठाया, केपीके से उनको भी साथ बैठाया और कहा जी कि हम दोनों असम्बलियां तोड़ रहे हैं, 23 को जुमे वाले दिन हम तोड़ देंगे दोनों असम्बलियां। लेकिन आज परवेज इलाही साहब कह रहे हैं जी कि जनरल बाजवा साहब के खिलाफ जो गुफ्तगू की खान साहब ने वो उनके शयान शान नहीं थी, बाजवा साहब मेरे हमायती थे, उनके साथ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। तो आप किस इस तनाजर में क्या देखते हैं, पंजाब असम्बली परवेज इलाही साहब तोड़ेंगे या नहीं? देखिए शाहिद साहब, ज़ाहिर जिस तरह के पाकिस्तान में इस वक्त हालात हैं वहाँ पे कुछ प्रेडिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है। लेकिन मेरी अपनी एक राय, जो ऑफ द रिकॉर्ड आपसे बात भी हो रही थी, अपनी राय के मुताबिक जो काफ लीग है, काफ लीग कभी भी आज मेरे ख्याल में सच निकल गया परवेज इलाही से। वो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के ही बड़े करीब रहे हैं और एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से उन्होंने मतलब हमेशा अपना किरदार अदा किया है। तो मुझे खान साहब ने तो ऐलान कर दिया और शायद वो असम्बली तोड़ने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन अभी भी मेरे नॉलेज के मुताबिक अभी भी शायद मोनस इलाही की और खान साहब की कोई मीटिंग जारी है ज़बान पार्क में, वो इसी हवाले से कोई ज़्यादा डिस्कशन हो रही है। चूँकि कल जो जलसा हुआ है उसमें जो जिस तरह खान साहब ने बात की, दोनों वज़राए आला उनके पास बैठे हुए थे, लेकिन उसके बाद जो परवेज इलाही ने मेरे ख्याल में ARY को इंटरव्यू दिया है, उसके बाद से चीज़ें बड़ी मतलब जैसे आपने अपने इंट्रो में भी कहा है कि काफ़ी ज़ाहिर सिलसिला जो है ना वो अजीब सा हो रहा है। और दूसरा पाकिस्तान की सियासत में आप ज़ाहिर है कुछ कह भी नहीं सकते। जिस तरह की अभी भाई साहब ने बात की है PTI के, जिस तरह ये रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है। आसिफ भाई अगर हाँ या ना मैं जवाब में मांगू आपसे कि पंजाब असम्बली टूटेगी या नहीं? मेरा नहीं ख्याल कि एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर वो टूटेगी। जी काशिफ भाई आपके पास आ जाता हूँ। पंजाब असम्बली हम बात कर रहे थे पंजाब असम्बली की, तो पंजाब असम्बली तो आसिफ भाई कह रहे हैं कि मेरा क्या नहीं ख्याल कि वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ परवेज इलाही साहब तोड़ सकें। सबसे पहले सर ये PTI वाले तो एस्टेब्लिशमेंट को मानते ही नहीं थे, ठीक है ना, ये अपने किसी चीज को मानते हैं कि हम तो वैसे ही जीत के आए हुए हैं, ठीक है। मैं इस पे तो बहस करूंगा नहीं। और लैंग्वेज आप कह रहे हैं, सॉरी माजरत खाऊंगा, एज ए कश्मीरी मैं इसको नहीं बीच में लाऊंगा, एज ए लैंग्वेज की बात करते हैं। जितनी लैंग्वेज हमारी माशाल्लाह PTI भाइयों की हुई है, ये तो पूरा पाकिस्तान इस चीज की गवाही दे रहे हैं। और आप भाईजान की भी आपने इन्होंने इनकी बात सुन ली है, मैं इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। इन्होंने शहबाज शरीफ साहब के मुतालिक कैसा बोला गया, अभी अल्फाज कैसे बोले हैं, उनको कुछ पता ही नहीं है। उनको नहीं पता तो इस टाइम पे वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं भाई मेरे, कितने साल तकरीबन होने वाला है वो। आपके साहब प्राइम मिनिस्टर साहब कितनी दफा यू टर्न ले चुके हैं कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। आप ले, हम तो चाहते हैं कि हो, क्यों नहीं करते हैं ये करें, असम्बलियों में दें, रिजाइन करें, जान छोड़े, तनख्वाही क्यों ले रहे हैं? नेशनल असम्बली से भी तनख्वाह ले रहे हैं, 1 साल हो गए। एक तरफ कहते हैं हम अपने मुल्क को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे,
अब मैं इमरान खान साहब कहते हैं मैं अपने मुल्क का एक पैसा नहीं जाया करूंगा। आपको ये पता है, आप जाके देखें 600 पुलिस वाले इमरान खान साहब की हिफाजत में मामूर है। मैं ये झूठ नहीं कह रहा, आप जाके देख सकते हैं किसी चैनल पे या किसी भी जगह पे, आप इंक्वायरी भी कर सकते हैं। 600 आदमी। शाह भाई मेरी ये क्या है, ये क्या है, मुल्क का क्या कर रही है? ये कहते हम एक इमरान खान साहब बार बार यही कहते हैं मैं 1 रुपया भी जाया नहीं करूंगा। ये क्या है मेरे, ये लोगों ये कहते हैं कि वो अक्ल नहीं रखते हैं। शहबाज शरीफ साहब भाईजान ने कहा, शेख भाई साहब ने, मैं फिर भी इनकी रिस्पेक्ट करता हूँ। अक्ल हमें रखनी चाहिए। वो आदमी जो कहता था कि मैं अपने मुल्क का एक पैसा जाया नहीं करूंगा, वो आदमी अपनी हिफाजत के लिए 600 बंदों को मामूर रखा हुआ है। और उसके बावजूद, 1 मिनट पहले मेरे बात कंप्लीट होने दें, फिर आप बात कर लेना भाईजान। 600 आदमी रखने के बावजूद उसने घर में सारा बुलेट प्रूफ कर चुका है। वो बताया कि आज रिपोर्ट आई है, आप चैनलों में देखिए, एयर वेपन उन्होंने भी दिखाया है। फिर 600 बंदों की क्या जरूरत है यार? फिर आपको अपना अपना घर है इस्लामाबाद, वहां क्यों नहीं जा रहे आप? अब इस टाइम पे लाहौर पे क्यों डेरा डाला हुआ है आपने? आपको अपनी जान की तो खतरा ही नहीं है। वो कहते हैं मुझे अपनी जान का खतरा ही नहीं है। किस बात का? आपको जान का खतरा नहीं है और 600 बंदे आपने गवर्नमेंट के अपने साथ लगाए। खुदारा अक्ल, ये हमें भी अक्ल रखनी चाहिए। ये नहीं है मैं पीटीआई में झूठ, ये हमें अक्ल सोचना होगा कि वो आदमी कभी मुखलिस नहीं हो सकता अपने मुल्क के साथ। अगर वो अगर ये नवाज शरीफ को कहते हैं या शहबाज शरीफ को, ये वो भी लोग मुखलिस नहीं हो सकते। काशिफ भाई मेरा सवाल पंजाब असेंबली वाला था, लेकिन आप दूसरी तरफ ले गए। नहीं सर, उन्होंने मदद खाओ, मुझे जवाब देना पड़ा। खान साहब को गोली लगी हुई है, और उसके बावजूद खान साहब काम कर रहे हैं। गोली लगी हुई है सर, गोली लगी हुई है सारा कुछ, कोई गोली का कोई। 1 मिनट सर, इस्लामाबाद की एक सर सॉरी माजरत ख्वाह, इस्लामाबाद गए थे कि नहीं? वो खान साहब को गोली लगी, पूरा मीडिया सर इस्लामाबाद गए थे कि नहीं? गोली लगी, इस्लामाबाद गए थे कि नहीं? उसके बाद वो ज़रा देखे, उसके बावजूद वो काम कर रहे हैं। बड़ी हिम्मत क्या काम कर रहे हैं सर? क्या काम कर रहे हैं? ये इतना बड़ा काम कर रहे हैं, बता दें ये इस टाइम पे। अच्छा चले सर, आपकी बात मान लेता हूँ सर, मैंने सारा कुछ। एक मुझे ये बताएं कि मईशत के बारे में, 1 मिनट सर, मईशत के बारे में उन्होंने क्या पॉइंट दिया है? मैं मान रहा हूँ मईशत तबाह कर रहे हैं, मान ली इनकी बात। काशिफ भाई पंजाब असेंबली मैं तो कहता हूँ, मैं एज ए ओपिनियन दूंगा, जो रिजाइन उन्होंने 1 हफ्ते का टाइम दिया है, आज ही दे दें। जी शोएब भाई पंजाब असेंबली तोड़ने वाले सवाल पे परवेज इलाही साहब चूंकि कह रहे हैं, ज़ारा परवेज इलाही साहब का अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जनरल बाजवा के खिलाफ जो बात हुई है खान साहब ने की है, वो इस पे कह रहे हैं जी कि पंजाब असेंबली क्यों खतरा है, पंजाब असेंबली ये नो परवेज साहब ना तोड़े। देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि पंजाब असेंबली के तोड़ने की बात जो है वो परवेज इलाही ने खुद मीडिया पे आके की है, और उन्होंने ये कहा है कि मैंने खान साहब को समरी जो है वो साइन करके दे दी है। अब ये खान साहब के पास समरी मौजूद है, तो मैं ये समझता हूँ कि उनकी अगर इस बात पे यकीन किया जाए तो ये तो ऑलरेडी खान साहब के पास साइन शुदा समरी मौजूद है, और उन्होंने ये कह दिया कि हम इसे जुमे वाले दिन असम्बली को गवर्नर को भिजवा देंगे। दूसरी ये है कि जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट और चौधरी बरादरान की आपस की मोहब्बत का वो है, ये हमेशा से ये इस्टेब्लिशमेंट के ही मोरे रहे हैं। चाहे मजबूरी में खान साहब ने इनको अपने साथ मिलाया, लेकिन मैं एज ए वर्कर, एज ए पीटीआई के कारकुन के तौर पे इसको ठीक नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि खुल के खान साहब को इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जो उनका मौक़िफ़ है उसका साथ देना चाहिए, और हर सूरत में जब ये बात कर ली है तो इस पे अब किसी किस्म का यू टर्न नहीं होना चाहिए, बल्कि असम्बली तोड़ देनी चाहिए। और जो इस्लामाबाद में उन्होंने असम्बली तोड़ने का वादा किया था वो उसे पूरा करना चाहिए। और मेरे ख्याल में अगर चौधरी परवेज इलाही साहब भी अपने इस वादे से मुकरेंगे या पीछे जाएंगे तो उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो अवाम के अंदर बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। उनके लिए अगले इलेक्शन में बहुत ज़्यादा मुश्किलात आएंगी, और काफ लीग एज ए जमात जो है इस बड़े यू टर्न के बाद अगर उन्होंने कुछ ऐसा खान साहब के खिलाफ जाके किया तो उनके लिए अवाम में जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि पूरी कौम जो है इस वक्त इंतज़ार कर रही है कि इंतखाबात हों जल्दी से, चाहे कोई भी जीतता है। शोएब साहब अगर पंजाब असेंबली तोड़ दी गई, दोबारा री इलेक्शन हुए वहां पे, तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किस पोजीशन पे वहां पे देख रहे हैं? देखें जी, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उन्होंने पिछले कुछ अरसे में जो पॉपुलैरिटी गेन की है, वो पॉपुलैरिटी किसी भी पाकिस्तान के कायद के हिस्से में नहीं आई। और खान साहब ने अपने इस बयानिए के ज़रिए जो उन्होंने बयानिया जो है बिल्ड किया था, अवाम ने उसको
बहुत ज़्यादा राय दी है और मैं समझता हूँ कि 2/3 अक्सरियत जो है वो खान साहब का इंतज़ार कर रही है, क्योंकि इनके जो वादे थे, जो इन्होंने कहा था कि जी गवर्नमेंट में आ गया महंगाई कम करेंगे, हम ये करेंगे, हम ये करेंगे, अब इनके कारकुन मान रहे हैं। जो नून लीग जो है वो पहली दफ़ा नून लीग जो है वो बैक फुट पे गई है। मैं ये समझता हूँ कि नून लीग के बहुत सारे कारकुन जो हैं वो छोड़ के महंगाई की वजह से और इन सारी हरकत की वजह से जो उन्होंने दोबारा फौज के साथ हाथ मिलाया है, उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो है वो नून लीग को छोड़ चुके हैं। और पक्की बात है कि खान साहब जो है वो 2/3 अक्सरियत के साथ आएंगे, इसलिए तो ये असम्बलियाँ नहीं तोड़ रहे। पहले क्यों कहते थे कि असम्बलियाँ तोड़ दें जी, तोड़ दें। अब जब खान साहब कह रहे हैं क्यों ये अवाम में नहीं जा रहे, इन्हें पता है कि अवाम में जाके इनका क्या हाल होना है। तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब जो है वो पाकिस्तान के वाहिद जो है वो इस वक्त लीडर है जो इंतखाबात में जाना चाहते हैं। इसके अलावा ये जितनी पार्टियां, इनमें से कोई भी पार्टी जो है वो इंतखाबात में जाना नहीं चाहती, क्योंकि इन्हें पता है कि इंतखाबात में जाके इनकी ज़मानतें ज़ब्त हो जानी है। और पाकिस्तान को आगे लेके जाने के लिए इंतखाबात बहुत ज़रूरी हैं। और पाकिस्तान के हालात जिस तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान दिवालिया होने के करीब है। 22 अरब डॉलर खान साहब छोड़ के गए थे खजाने में, 7 अरब डॉलर वो भी उधार के पड़े हैं। मेरे ख्याल में सब कारकुन जो है, चाहे वो किसी भी पार्टी से तल्लक रखते हो, वो अगर जमहूरियत का साथ देना चाहते हैं तो उन्हें चाहिए कि वो अपनी पार्टीज में भी ये मुतालबा करें कि भी इलेक्शन करवाएं, ताकि मुल्क जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ जाए। बिल्कुल ठीक है सरदार साहब, आपकी भी सारी जिंदगी चूंकि लाहौर में गुजरी, तो ये पंजाब असेंबली वाला जो सवाल है कि पंजाब असेंबली क्या परवेज इलाही साहब तोड़ेंगे या नहीं तोड़ेंगे, इस पे क्या कहेंगे आप? क्योंकि परवेज इलाही साहब का आज का चूंकि मौक़िफ़ जो सामने आया, वो कह रहे हैं कि खान साहब ने जनाब बाजवा साहब के खिलाफ जो बातें की हैं वो उनको अच्छी नहीं लगी हैं, क्योंकि जनाब बाजवा साहब उनके मोहसिन हैं, तो ये बड़ी जरा वो कह रहे हैं कि मुझे ठीक नहीं लगा। शायद साहब बात बड़ी दो टोक सी है। मैंने 30 साल पॉलिटिक्स ही किया और पॉलिटिक्स में मास्टर किया है। पाकिस्तान में काफ लीग है, वो फौज की बी टीम है, ठीक है। तो पहले फौज ने जो है वो क्या दस्ते शफकत रखा हुआ था इमरान खान साहब के ऊपर, तो आजकल फौज का दस्ते शफकत जो है वो जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब के ऊपर है। तो बात दस्ते शफकत की सियासत की है। पहली तो बात है, पाकिस्तान के अंदर कोई पार्टी नहीं है, ना नून लीग है, ना पीपल पार्टी है, ना तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान के अंदर एक ही पार्टी है, वो जर्नलों की पार्टी है। तो ये है कि जो फौज उनको कहेगी तो वही परवेज इलाही साहब करेंगे। और इमरान खान साहब की वो फौज के कोई खिलाफ नहीं है। इमरान खान साहब जो है ना, फौज को वापस जो है ना अपनी दस्ते शफकत में जाने की कोशिश में लगे हुए। बाकी कोई इतना मुखालफत का कोई चक्कर नहीं है। पीटीआई के अंदर 50% लोग फौज के हैं, नून लीग के अंदर 50% लोग फौज के हैं, जरदारी साहब के साथ 50% फौज के लोग हैं। परवेज इलाही साहब तो फौज के पक्के आदमी है ना यार, वो अच्छा पाकिस्तान के अंदर शायद साहब एमक्यूएम फौज नहीं बनाई, फौज नहीं मारी, तालिबान फौज नहीं बनाए, फौज ही मार रही है उनको। सिपाही साहबा, सिपाही मोहम्मद, ये किससे बनाई? फौज नहीं बनाई। इमरान खान साहब को क्या, नवाज शरीफ साहब को फौज नहीं पाला, फौज नहीं जलील किया, फौज नहीं निकाला वापस, उनने फौज नहीं वापस लाया। न्याजी साहब को भी फौज नहीं पाला, फौज नहीं जलील किया, और वापस फौज ही वापस लाएगी, और कोई नहीं ला सकता है। ये बात हकीकत है। देखिए हमें ये सारे भाई हमारे बैठे हुए हैं, मैं उनकी कदर करता हूं, उनकी रिस्पेक्ट करता हूं। दोनों मोतबर दोस्त हैं, पीटीआई से भी और नून लीग के साथ भी। मैं उनकी दिली जज्बात की कदर करता हूं, क्योंकि वो ज़ाहिर अपने लीडरों की शख्सियत में, मोहब्बत में हैं, और शख्सियत और परस्ती और मोहब्बत के अपने उसूल होते हैं। असेंबली वाला सवाल जो मेरा था, आप कह रहे हैं बी टीम है, अगर काफ लीग एस्टैब्लिशमेंट जो उनको फौज कहेगी, फौज कहेगी तो उसके मुताबिक ही करेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि परवेज इलाही साहब फौज के खिलाफ जाएंगे। तो इसका मतलब असेंबली टूटते आप नहीं देख रहे? नहीं, मुझे नहीं लगता कि पंजाब असेंबली, क्योंकि पंजाब असेंबली में इमरान खान साहब इतनी कमजोर पोजीशन में कि जब वो वजीर आजम थे तो अक्सरियत होने के बावजूद भी वो पंजाब में अपनी रिट बरकरार नहीं रख सके। इस वक्त भी अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो पंजाब में तो पीटीआई की हुकूमत है और काफ लीग की, सरहद में जो है वो पीटीआई की हुकूमत है, पीटीआई का सदर है, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत पंजाब क्या उसमें सिंध में है, और फौज का राज जो है वो बलोचिस्तान में है। तो शहबाज शरीफ तो सिर्फ इस्लामाबाद के वजीर आजम है। तो ये तो पहली कौमी हुकूमत है। ये तो सरदार साहब इसीलिए तारड़ साहब ने कहा कि हम तनवीर इलियास साहब को पहली तो बात यह कि ये पाकिस्तान की पहली कौमी हुकूमत है
जिसमें पीटीआई 2 सूबों में हुकूमत कर रही है, काफ लीग की हुकूमत है, पीटीआई की मुस्लिम लीग की हुकूमत है और पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। तो ये पाकिस्तान की पहली एस्टेब्लिशमेंट जो टाकियों जोड़ के जो हुकूमत बनाई हुई है, तो ये पहली कौमी टाकियों वाली हुकूमत है। हमारा 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 चूंकि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, आसिफ साहब अगर मैं आखिर में चूंकि आप सारे लोगों से पूछूं कि अगर जिस तरह अता तारड़ साहब के खिलाफ कार्रवाई का, जिस तरह शोएब भाई कह रहे हैं कि अता तारड़ साहब के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, तो एक तो अता तारड़ साहब के खिलाफ कार्रवाई वाला पॉइंट है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो जुबान इस्तेमाल की है वो 40 लाख जो कश्मीरी हैं, आज़ाद कश्मीर में रहने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ उन्होंने जुबान इस्तेमाल की है, ना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ इस्तेमाल की है। एक तो ये, और दूसरा ये कि अगर दोबारा री इलेक्शन होते हैं पाकिस्तान में, तो क्या पीटीआई 2 तिहाई अक्सरियत लेके दोबारा आ सकेगी? आसिफ भाई आपसे स्टार्ट करूंगा, 30 सेकंड में आपने जवाब देना है। जी शाहिद साहब, पहली बात यह है कि अता तारड़ साहब ने आपने बड़ा डिस्कस कर दिया, वो उनका उन बेचारे का क्या हैसियत है। ये अनवर साहब ने भी बात की है, बाकियों ने भी बात की है। वो ऐसा बंदा है कि जिसकी मेरे ख्याल में 16 से 17 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अगेंस्ट ये जहांगीर तरीन के और हलीम डार के हैं कि ये एटीएम, और आज वो उसको अंकल और पता नहीं क्या कह रहे हैं। ये सच्ची बात है, मैं मुस्लिम लीग नून के इन भाइयों से माजरत के साथ, ये दरबारी किस्म के लोग हैं, इनकी सियासत से क्या तल्लुक है? अता तारड़ कोई अवामी बंदा है नहीं है, वो उनका एक जाती मुलाजम है, उस पर वो बात करता है। मुझे अफसोस उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये था कि वहां पे उसके साथ बैठा हुआ था मुस्लिम लीग नून का आज़ाद कश्मीर का सदर शाह गुलाम कादर बैठा हुआ था, और उसकी मौजूदगी में उसने ये बात की है। मुझे अफसोस इस बात का है कि कल शायद वो भी आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म बन जाए, शाह गुलाम कादर, अगर इलेक्शन होते हैं, जीतते हैं वो, तो उसको भी इसी तरह की चीज़ें सामने। और मैं समझता हूँ कि उसको कश्मीरी, उन्हें शर्म से मर जाने का मकाम था उसके सामने, जब उसके सामने बैठ के अता तारड़ ने ये कहा था कि मैं आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को मैं अब इस्लामाबाद में, क्या वो पिद्दी और क्या पिद्दी का क्या कहते हैं, वो क्या आज़ाद कश्मीर। ठीक है, तो पीटीआई 2 तिहाई अक्सरियत लेके वापस आ सकेगी? देखें, जिस तरह की, मैं सच्ची बात आपको बताऊं, अवामी जिस तरह एक इमरान खान के जो बयानिए को अवाम में बिज़राई मिली है, अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाते हैं, एस्टेब्लिशमेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, तो मेरे ख्याल में इमरान खान साहब बहुत आराम के साथ, मेरी अपनी राय है, लोग इसमें खिलाफ बड़े आराम, अगर एस्टेब्लिशमेंट अपना जिस तरह उन्होंने ये रिजीम चेंज ऑपरेशन करके आज़ाद पाकिस्तान में एक हुकूमत मुसल्लत की है, वो नहीं करते, तो मेरे ख्याल में इस वक्त जो हालात चल रहे हैं, जो अवाम का एक है, चूंकि हम यहाँ पे मौजूद हैं, हम भी कवर करते हैं, आपको पता है सारा सिलसिला, तो अवाम की जो उसमें मुताबिक अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाते हैं, तो इमरान खान साहब 2/3 मेजॉरिटी लेके इक़्तिदार में आ सकते हैं। ये मेरी राय है सर। काशिफ भाई, नून लीग तो गई, जिस तरह आसिफ भाई भी बड़े पाए के साफी हैं, बड़ा साफत पे इसका भी अबूर है, ये तो कह रहे हैं कि बड़े फ्री एंड फेयर इलेक्शन अगर होते हैं तो बिल्कुल आराम के साथ खान साहब 2 तिहाई अक्सरियत लेके आ जाएंगे। तो इसका मतलब नून लीग तो खत्म हो गई, पहले इस्लामाबाद तक महदूद किया हुआ था, अब तो वहां से भी खत्म होने जा रहे हैं। सर ये तो वक्त बताएगा। सबसे पहले आप इसकी, मैं जिन्होंने भाई साहब ने बात की है, आप जो बल्दियाती इलेक्शन हुए कश्मीर में, बकौल सब पार्टियों के, बगैर कैंपेन के, किसी बगैर पैसे के, ये लोग काफी अपने जिला कौंसल तक मेंबर अपने बना चुके हैं। बल्कि मैं आई थिंक कि कश्मीर की दूसरी बड़ी पार्टी बल्दियात में यही आई है। बाबा जिलों में तो इन्होंने अपनी हुकूमत भी बनाई है। ठीक है, आपने देखा सारा रिजल्ट। ठीक है, इंशाल्लाह ये वक्त बताएगा कि पीटीआई की हुकूमत को, ये जिस तरह कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट, पीटीआई का मौकफ एक जगह पे, इमरान खान का मौकफ एक जगह पे कायम ही नहीं रहा है, तो किस बात पे वो आवाम इसको वोट देंगे? सिर्फ मुझे तो ये इस चीज की है। बाकी अगर आते हैं, ठीक है, मैं तो उससे कुछ नहीं, आवाम का फैसला है, असल फैसला आवाम ने करना है। लेकिन मेरी राय में इंशाल्लाह जो ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, ज़िमनी इंतखाबात, उसमें आपने रिजल्ट देख लिया, 30 में से 26 वो इलेक्शन जीते हैं। 30 में से 26 पे, अच्छा सर एक मिनट, इसी को मैं आपको बता दूं, ताकि पंजाब गवर्नमेंट का, सर मैं भी आपको उसका जवाब दे देता हूँ। सर पंजाब गवर्नमेंट थी इनकी, इमरान खान की हुकूमत थी, ज़िमनी इलेक्शन हुए थे, 80 to 90% ज़िमनी इलेक्शन पीएमएल में जीते थे। आप शायद वो भूल गए हैं, आप भूल गए हैं सर। तो सर वो अभी की बात कर रहे हैं ना, आपने इमरान खान की कारकर्दगी को पीछे डाल दिया ना। आपने आगे जो कहा कि आप पेट्रोल देंगे 120 पे, अभी पेट्रोल 10 रुपए कम हुआ है, वो भी कम होगा इंशाल्लाह। आपकी बात सही है, महंगाई बहुत ज्यादा हुई है, इंशाल्लाह ये वक्त बताएगा। काशी भाई डॉलर तो ऊपर जा रहा है, डॉलर इनके दौर में भी ऊपर ही जा रहा था। डॉलर कौन सा रुका था यार? नहीं जा, आजकल इसार डार साहब जो है ना, वो मुफ्ता इस्माइल पे बात कर रहे हैं, वो इन पे बात कर रहे हैं, इनके आपस में
काशिफ साहब चलें, आप कहते हैं ना कि सर एक खुदा मिनट करे सर, उस मेरी बात तिश्नाए सुने, लब की एक नींद ना मिनट टूटे सर, जिस तिश्नाए लब को ख्वाब में दरिया दिखाई दे। हम तो ये कहते चले हैं, सर, लेकिन ये तो बहरहाल वक्त बताएगा सर, ये तो काशिफ आपको भाई वक्त डॉलर बताएगा। डॉलर आपने फिर काशिफ कह भाई देना डॉलर बहुत ऊपर जा धांधली रहा है। होगी है, काशिफ आप भाई लोगों ने डॉलर फिर ये बहुत ऊपर कहना जा रहा है। धांधली होगी है। काशिफ भाई डॉलर बहुत ऊपर जा रहा है, कहीं डॉलर के साथ धांधली तो नहीं हो रही? वही तो मैं कह रहा, फिर इन्होंने कहना डॉलर के साथ तो धांधली हो रही है, हमारे साथ भी धांधली होगी है। कोई वक्त नहीं है, 6 महीने रह गए हैं, इतना सब्र कर रहे हैं, 6 महीनों में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और इंशाल्लाह पीएमएन दोबारा वापस आएगी, पंजाब में भी हुकूमत करेगी, और इंशाल्लाह फेडरल में भी हमारी हुकूमत होगी। मुझे पूरा यकीन है अपने रब पर। शोएब भाई आसिफ भाई भी बड़े जर्नलिस्ट हैं, बड़े पाए के साफी हैं, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो बड़े आराम के साथ अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं तो 2 अक्सीर लेके आ जाएगी। मैं ये समझता हूँ कि आसफ साहब जो हैं ये क्योंकि मौजूद हैं, ये समझते हैं हालात को, महंगाई में पिसे हुए जो अवाम हैं उनके जज्बात को ये अच्छे तरीके से समझते हैं। मैं ये ख्वाहिश का इजहार करूँगा कि काशिफ भाई भी ज़रा पाकिस्तान जाएं और जाके वहाँ पे हालात देखें कि लोगों के, गरीबों के हालात क्या हो गए हैं इनकी हुकूमत के आने के बाद। इसके बाद तो कोई बंदा सोच भी नहीं सकता कि वो नून लीग को वोट डालेगा। इनको तो अपनी जमानतें जब्त हो जाएंगी इनको अपने कपड़े जो हैं वो बेच के इन्होंने सस्ता करना था आटा, उसकी जगह पे हो गया ये पूरा डॉलर का घाटा। और आपने देख लिया जो सूरत हाल मुल्क के अंदर बनी है, कहाँ से कहाँ चले गए हैं हालात, तो इनको ये पता ही नहीं है कि नीचे जो है वो क्या हो चुका है। मेरे ख्याल में ज़िमनी इलेक्शन जो हुआ है वो भी एक बहुत बड़ा तमाचा था। उसके बावजूद भी अगर ये समझते हैं कि ये आ जाएंगे तो किस बेस पे आ जाएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि आसिफ साहब की ये बात बिल्कुल मैं उसे इंडोर्स करता हूँ कि अगर हमारी इस्टेब्लिशमेंट यानी कि फौज यानी कि जनरल्स ये कुछ होश के नाखल लें और ये अपनी ये जो इनकी पॉलिसियाँ हैं जो 75 साल से ये इस कौम के साथ ज्यादती करते आ रहे हैं, इसको जो है दोबारा कंसीडर करें और अवाम को उनका जो वोट का हक है वापस दें। और अवाम अपने नुमाइंदे अगर गैर जानबदार होके ये हमारी जो एस्टेब्लिशमेंट है ये गैर जानबदार हो जाए तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा जो है एहसान वो इन जनरल्स का मुल्क के ऊपर नहीं हो सकता। तो इन्होंने शोएब भाई खुद मान लिया फ्री एंड फेयर इलेक्शन होते हैं फ्री तो एंड फेयर आप इलेक्शन जो है ये जनरल्स नहीं करवाने होते हैं, और जनरल इलेक्शन नहीं होते, ये जनरल इलेक्शन होते हैं, ये जनरल इलेक्शन नहीं होते। फिर 2018 ये में जनरल इलेक्शन ही हुआ हुआ है सर, और फिर हमेशा से 2018 में जनरल हमेशा इलेक्शन हुआ हुआ है, वहां पे नहीं छुल्लू फिरा हुआ है, फिर आप काशिफ मानेंगे, भाई फिर 2018 के मानेंगे सर आप? एक मिनट, आपकी सी बात पे माजरत ख्वाह सर, आपने कहा कि जनरल काशिफ 2018 भाई को आप फिर इलेक्शन मानते हैं? एक काशिफ मिनट, भाई सर जरा इस सवाल एक का मिनट जवाब, आप सर मुझे मुझे जरा इस बात सवाल का करने जवाब दे दें। देता हूँ 2018 में आप जरा जनरल बोलने देंगे इलेक्शन, तो जवाब देता हूँ ना मैं। मुझे काशिफ भाई क्वेश्चन आपकी पूरा बात करने, में नहीं मैं बोला, आप प्लीज जरा सुन लें, सर हौसला इलेक्शन में आप 2018 काशिफ सही हौसला भाई इलेक्शन करें, हुआ सुन था? लें जवाब दे सुन दें लें जरा, शोएब हौसला साहब, करें, शोएब हौसला शोएब करें, साहब जवाब सुन दे लें। दें। मैं ये समझता हूँ कि पूरे जितने भी पाकिस्तान में आज तक इलेक्शन हुए हैं उनमें से कोई भी इलेक्शन मुकम्मल तौर पे साफ शफाफ नहीं थे। चलो शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह मान गया। ये हमेशा से फौज की निगरानी में हुए हैं और फौज ही इस मुल्क की सारे मसाइल की जिम्मेदार है। मैं ये समझता हूँ कि जब तक इस फौज से जान नहीं छुड़वाई जाएगी रियल डेमोक्रेसी मुल्क में नहीं आ सकती। ये जो जनरल्स हैं ये ही इस सारे गंद के जिम्मेदार हैं। मैं ये समझता हूँ कि जमहूरियत जो है वो सिर्फ नाम की है, जब तक रियल वोट जो कास्ट होता है वो जब तक अनाउंस नहीं होगा इस मुल्क के हालात ठीक नहीं हो सकते। जमहूरी अदारे जब तक उनको आज़ादाना तौर पे काम करने नहीं दिया जाएगा ये मुल्क कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। इन जनरल्स को अब खुदा का खौफ करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि जो हमारे बाकी जनरल्स के नीचे जो बाकी लोग हैं उन्हें भी अब मेरा ख्याल है जान छोड़ देनी चाहिए। उन्हें अपने जनरल से कहना चाहिए कि खुदा के लिए इस कौम की जान छोड़ दें और जमहूरी अदारों को चलने दें, और जितना गंद आपने कर लिया है ये इस मुल्क के लिए काफ़ी है, और इलेक्शन की तरफ कौम को जाने दें ताकि मुल्क जो है वो तरक्की की तरफ जाए। बहुत शुक्रिया। शोएब भाई एक छोटा सा सवाल है मेरा कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि आप आज़ादी होनी चाहिए, जनरल्स को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन वहां पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये अपना रोल क्यों नहीं देती? ये अगर तीनों एक प्लेटफॉर्म पे एक साथ खड़ी हो जाए जी कि हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए, इंतखाबात में कोई इंटरफेयर आपका नहीं होना चाहिए, तो फिर तो मेरा ख्याल है ज़ाहिर है पाकिस्तान की जब आवाम एक साथ खड़ी हो जाएगी तो कोई जनरल तो इंटरफेयर नहीं करेगा। मैं ये समझता हूँ जी कि सिर्फ दौड़ लगी हुई है जनरल्स को खुश करने की, ये कोई जमहूरी पार्टियां नहीं है। मैं माजरत से चाहे तरीके इंसाफ वाले इस बात से गुस्सा हो जाएं, हकीकत बात यह है कि ये कोई जमहूरी पार्टियां नहीं है। सब लोग जनरल्स के पास जाते हैं, उनके मिन्नत तरले करते हैं। ये जमहूरी लोग नहीं है, इन्होंने अपनी पार्टियों पे कब्जा किया हुआ है।
जब तक आम नुमाइंदा जो वोट डालने वाला है और जो पार्टी के रियल नुमाइंदे हैं, जब तक वो चूज नहीं करेंगे अपने नुमाइंदे जो इलेक्शन में खड़े होंगे, तब तक ये जमहूरियत जो है ये एक सिर्फ फ्रॉड है। ये सिर्फ जनरल्स के साथ हाथ मिलाते हैं, उनके मिन्नतें करते हैं, तरले करते हैं। आपने देख लिया कि ये परवेज लाई ने जो बात की है, इससे ही आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि जनरल्स इनके पास नहीं आते, ये सारे जनरल्स के पास जाते हैं। हमारे जितने भी पार्टियां, चाहे वो जरदारी हो, चाहे नवाज शरीफ की पार्टी हो, चाहे खान साहब, जब 2018 के अंदर एस्टेब्लिशमेंट इनके साथ ही तो खान साहब बड़े खुश थे। अब जब एस्टेब्लिशमेंट ने उन्हें उठा के बाहर फेंक दिया तो उन्हें तकलीफ हुई है। मैं ये समझता हूँ कि किसी सूरत में खान साहब को फौज की हमायत किसी सूरत में नहीं लेनी चाहिए और अवाम के वोट से आना चाहिए, और किसी सूरत में एस्टेब्लिशमेंट को साथ मिला के हुकूमत नहीं बनानी चाहिए। इन जनरल्स को जो हौसला है ये सियासी लीडर खुद देते हैं, क्योंकि ये खुद चोर होते हैं। अपनी चोरियां छुपाने के लिए ये फौज के पास जाते हैं और फौज अपनी करप्शन बचाने के लिए इनको साथ मिला के ये सारी जो है अमेंडमेंट्स इन्होंने की हैं, और जो कुछ पाकिस्तान को तो इन्होंने बनाना स्टेट बना के रख दिया है। अब इसके बाद भी कुछ चीज रहती है। अब जो फ्यूचर क्या रह गया, हमारे जो नौजवान हैं उनका क्या फ्यूचर रह गया? क्यों पाकिस्तान में पिछले 6 महीने में कम से कम 17-18 लाख लोग जो हैं, लाख लोग मुल्क छोड़ के भाग चुके हैं, और बाकी जो है वो लाइन में लगे हुए हैं। इन्होंने मुल्क का तमाशा बना के रख दिया है। मैं समझता हूँ कि मैं हाथ बांधता हूँ इन सब सियासी लीडरों के, खुदा का खौफ करें, इस मुल्क को इलेक्शन की तरफ लेके जाएं। और फौजी भाइयों से भी मैं कहूँगा कि आप बस कर दें। आपने इस मुल्क की जो जलालत कर दी है, आप तो बाहर आ जाते हैं, आपके बच्चे बाहर पढ़ते हैं, आपके अकाउंट्स जो हैं वो बाहर हैं। आप जो पाकिस्तान में रहने वाला जो गरीब है उस पर तरस खाएं। क्या आपने अल्लाह को मुंह नहीं दिखाना? क्या आपने अल्लाह को जवाब देनी होना? कितना और जी लेंगे? ये बाजवा कितना और जी लेगा? कि पैसा कहाँ लेके जाएगा? क्या अल्लाह के सामने, अल्लाह के रसूल के सामने जाके खड़ा नहीं होना? मैं समझता हूँ कि वाहिद हल जो है इस कौम का वो इलेक्शंस है, और फेयर इलेक्शन जो है वही मुल्क में जो है वो इस्तेकाम ला सकते हैं। खुदा के लिए सारी सियासी पार्टियों को चाहिए कि इस फौज को पीछे धकेलें, और रियल जमहूरियत ही जो है वो पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। मियां शोएब साहब, आपकी जो गुफ्तगू है इस पे मुझे सिर्फ एक मिनट इन तीनों पार्टिसिपेंट्स को इसलिए देना होगा कि आपने बड़ी इंटेलेक्चुअल किस्म की गुफ्तगू की है। सरदार साहब, आप 100% तो मेरा ख्याल है मियां शोएब साहब से एग्री करेंगे। देखिए जी, मैं सियासत का एक तालिब इल्म हूँ और 30 साल से सियासत कर रहा हूँ, और मैं शोएब साहब की गुफ्तगू जो है ना, मैं उसको पूरी तरह से दयानतदारी के साथ इंडोर्स करता हूँ। और जिस तरीके से इन बड़े सरमायादारों के आपस में ज्वाइंट वेंचर होते हैं, जनरलों के ज्वाइंट वेंचर होते हैं, इस तरह बाश और सियासी कारकुनों के दरमियान भी सियासी रवादारी बहुत जरूरी है। शोएब साहब बेशक तहरीक इंसाफ से हैं और काशिफ साहब नून लीग से हैं। अगर इनकी अच्छी बातें हैं तो मुझे एक कश्मीरी कौम परस्त होने की हैसियत से इनको इंडोर्स करना चाहिए, इनकी यार अच्छी बात को। तो मैं समझता हूँ शोएब साहब ने बहुत अच्छी बात की है, और वही जो हमारा बयानिया गुज़श्ता 30-40 साल से है कि पाकिस्तान के अंदर कोई जमहूरियत नहीं है, पाकिस्तान के अंदर कोई पार्टी नहीं है, एक ही पार्टी है, जागीरदारों और जनरलों और जजों और जर्नलिस्टों का जीम पार्टी है। जीम मीन जीम जनरल, जीम जर्नलिस्ट, जीम जागीरदार, जीम जादी, ये सारे जीम जो है ना, ये पाकिस्तान की तबाही की बुनियाद है। और अगर पूरी तारीखी तसलसल में देखें तो फौज ने ही हमेशा बैन अक़वामी साम्राज्य में किराए के कातिल का किरदार अदा किया है। लियाकत अली खान की मौत को देख लें, हुसैन शाही सरवर्दी मौत को देखें, फातिमा जिन्ना की मौत को देखें, बांग्लादेश की को देखें, भट्टो की मौत को देखें, बेनजीर की मौत को देखें, नवाज शरीफ को पाला, नवाज शरीफ को मारा, नियाजी साहब को पाला, नियाजी साहब को जलील कर रहे हैं। और मैं शोएब साहब की सारी बातों से एग्री करता हूं। और ये जो इस वक्त भी जो फौज के अंदर जो खेल खेला जा रहा है वो ये है कि जनरल फैज हमीद ग्रुप जो है वो इमरान खान साहब की पुष्टमाई पे कर रहा है, तो जो नया इनका जो आया हुआ है सिपा सालार वो जरदारी साहब और शहबाज शरीफ की पुष्टमाई कर रहा है। तो मेरा मौक़िफ़ ये है कि मैं शोएब साहब की गुफ्तगू से एग्री करता हूँ कि पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को अपने, और दूसरी एक और आखिरी बात कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टियां नहीं है, पॉलिटिकल फर्में हैं, और पॉलिटिकल फर्मों के आगे मालिक होते हैं या मुलाजिम होते हैं। तो इसी तरह पीटीआई के जो मालिक है, पीटीआई लिमिटेड के मालिक जो है वो नियाजी साहब है, नून लीग की लिमिटेड के मालिक जो है वो नवाज शरीफ साहब है, और पीपल पार्टी लिमिटेड के मालिक जरदारी साहब है। ये अच्छा, मैं एक मौक़िफ़ है, मैं शोएब साहब से एग्री करता हूं। जो जैसे अनवर साहब ने बात की और शोएब साहब ने आखिरी जो गुफ्तगू का जो उनका हिस्सा था, शायद साहब मेरे ख्याल में जो बंदा सियासी सूझबूझ रखता है और जो जमहूरियत पे यकीन रखता है
वो 100% शोएब साहब की और अनवर साहब की बात से एग्री करेगा। मैं बहुत सी चीज़ों पे हमारा ज़रा इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ये बात कि जब तक सियासी लोग अपनी सियासी फैसले सियासत की बुनियाद पे नहीं करेंगे, अवाम की अपनी राय की बुनियाद पे नहीं करेंगे, इस तरह बंद कमरों में बैठ के लोगों के इशारों पे नाचते रहेंगे, लोगों के उसमें करते रहेंगे, तो इसी तरह के कॉन्सिक्वेंसेस एज ए मुल्क हमें जो है वो बर्दाश्त करने पड़ेंगे। आप ही एग्री करते हैं शोएब भाई से और अनवर साहब से, आप ही एग्री करते हैं। काशिफ भाई, चूंकि नून लीग इस वक्त सारा आप एस्टेब्लिशमेंट की बात है, सेंटर में आपकी हुकूमत भी है और शोएब भाई की बात से 30 सेकंड है आपके पास, आप भी एग्री करते हैं? जी सर, मैं इनकी तीनों भाइयों की बात पे एग्री करता हूँ, लेकिन इस बात पे डिसएग्री करूंगा कि जब इमरान खान साहब थे 3 साल हुकूमत में, 3.5 साल, काश कि ये उस वक्त उठ जाते, उसको कह देते कि एस्टेब्लिशमेंट इस तरह की है, जनरल साहब बाजवा साहब इस तरह के, सॉरी सर एक मिनट, आपने 5 मिनट लिया, अगर वो उस टाइम पे कह देते तो आज वक्त कुछ और होता, अवाम उसके साथ होती। अब दोबारा जब आपकी हुकूमत नहीं रही, अब कह रहे जनरल बाजवा ने मेरे साथ ये नहीं किया, मुझे काम नहीं करने दिया, उस वक्त क्यों नहीं आप खड़े हो गए? अगर ये उस टाइम पे खड़े हो जाते, जी सर उस टाइम पे ये अगर खड़े हो जाते तो मैं ये वक्त ना देखना पड़ता। भाईजान ने पहले कह दिया, मैं इनकी बातों में सब पे एग्री करता हूँ, लेकिन एक बात सिर्फ एक इजाफा करूंगा सर, प्लीज खुदा के लिए पाकिस्तान का भी सोचें। कोई जनरल, कोई सियासतदान कभी इकानमी पे भी इकट्ठे हुए हैं? इमरान खान ने 6 महीनों में इकानमी पे क्या बात की है? सिर्फ यही क्या कि वो इलेक्शन होने चाहिए, क्या इस मुल्क का इलेक्शन क्यों नहीं इकट्ठे होते? नहीं काशिफ भाई, पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान की सबसे पहले जरूरी है, सब कह रहे हैं ये पाकिस्तान डिफॉल्ट होना चाह रहा है, ये इकट्ठे क्यों नहीं होते हैं सर? प्लीज इकट्ठे हो, प्लीज सर इकट्ठे हो इस बात पे, इकानमी को होगी पाकिस्तान का नाम रहेगा, वरना पाकिस्तान भी तबाह हो जाएगा। आप बार सब चारों हम कहते हैं तो जन्नत के साथ ही कुछ नहीं, 14 जमातें गट्ठी है ना मेरे भाई काशिफ भाई, 14 जमातें गट्ठी है ना, इकानमी दुरुस्त करें ना, आपको कौन रोक रहा है इकानमी? मैंने तो आपको कहा सब साथ, मैंने वही तो कह रहा हूँ, ये भी तो इमरान खान साहब भी कह रहे हैं कि मैं करूंगा, पहले भी 3 साल कुछ नहीं कर सके, अब दे ओपिनियन दे तो सही ना आकर ये डिफॉल्ट में क्यों? इसका मतलब नून लीग इमरान खान साहब के बगैर कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि 14 मैं सारी पार्टियां इकट्ठी होनी चाहिए मुल्क को बचाने के लिए इकोनॉमिक पे। ये कह रहे हैं, वो कहते हैं ये, एक मिनट, इमरान खान साहब के ये कहते हैं डिफॉल्ट हो रहा है, एक मिनट, जरदारी साहब कहते हैं, नवाज शरीफ साहब ने ये कहा, जब ये सर ये खत्म होना चाहिए। काशिफ साहब ना, एक तहरीक इंसाफ बाहर है ना, बाकी सारी पार्टियां पाकिस्तान की आपके साथ हैं, फिर भी आप इकानमी को सर तरीके इंसाफ ही तो कह रहे हैं, एक मिनट सर, तरीके इंसाफ ही तो कह रहे हैं डिफॉल्ट पे जा रहा है, अगर वो डिफॉल्ट पे जा रहे हैं, इनके पास कोई पोजीशन सिचुएशन है, वो आए, वो क्यों नहीं दे रहे? इकानमी पे क्या बात कर रहे हैं? कह रहे हैं जी ये हुकूमत ऐसी है सर, माना ये चोर है, डाकू है, उस पर क्यों नहीं बात हो रही सर? काशिफ भाई प्रोग्राम में आने का आपका बहुत शुक्रिया। काशिफ भाई आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने का। यहाँ शोएब साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका प्रोग्राम में आने का बहुत शुक्रिया। सरदार अनवर साहब आपका प्रोग्राम में आने का बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन हज़रात, हमारा आज का प्रोग्राम वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर को जो इस्लामाबाद दाखिले पे पाबंदी थी उस पर हमने आज का प्रोग्राम किया। गुफ्तगू आपने सुनी, मेरे जो मेहमान थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी से और कौम प्रस्ता रियासत जम्मू कश्मीर से, आपने सबकी बात सुनी। आप अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिएगा इस प्रोग्राम पे। मुझे इजाज़त दीजिए आज के प्रोग्राम में, अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफिज़।